तो आप सभी को पता है बेटा ये टॉपिक जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, और ठीक है ना, अच्छा टॉपिक भी है, कॉन्सेप्चुअली काफ़ी साउंड है, एडवांस में टफ क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन जेई मेंस पहला। ठीक है ना, तो अभी हम मेंस के हिसाब से पहले चीज़ों को ब्रशअप कर लेंगे, समझ लेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, ज़रूरत क्यों पड़ती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, क्या ज़रूरत है इस चैप्टर की बेटा ना। इंट्रोडक्शन की बात करें तो दिस चैप्टर डील्स विथ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी हम केमिकल रिएक्शन जो हर चैप्टर में हम करवाते हैं आखिर उसकी कोई ना कोई तो रेट होगी ना जिससे वो चल रही होगी। ठीक है ना, ठीक है, तो दिस चैप्टर डील्स विद रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। आखिर वो पर्टिकुलर रिएक्शन किस रेट से चल रही है बेटा, और ज़रूरत पड़ने पर हमें कभी कभी रेट को बढ़ाना भी पड़ सकता है बेटा, घटाना भी पड़ सकता है। तो हमें ये भी समझना है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से हैं। ठीक है ना, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट्स रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि उसी से हम रेट को बढ़ा या घटा सकते हैं आपका। ठीक, अब मैं रियल लाइफ से पहले एग्जांपल बताऊं। जैसे रेट का जनरल मीनिंग क्या है बेटा, रेट का जनरल मीनिंग है किसी भी क्वांटिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम। किसी भी क्वांटिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिल्कुल सही सुना आपने बेटा। ठीक है ना, क्योंकि आप जैसे कहीं भी जाते हो तो आप जैसे मान लीजिए कोटा से आप जयपुर जा रहे हो, जयपुर से कोटा आ रहे हो, जो भी हो, तब आपके लिए चेंजिंग क्वांटिटी क्या होता है बेटा, तब चेंजिंग क्वांटिटी होती है बेटा डिस्टेंस। ठीक है ना, तब चेंजिंग क्वांटिटी होती है डिस्टेंस, पर यूनिट टाइम में हम कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो वो भी रेट है हमारी कि हम 70 km/h पे चल रहे हैं, 80 पे, 100 पे, 120 पे। ठीक है ना, दैट इज़ रेट। मैं कोटा में ऑफलाइन में पढ़ाते वक्त बच्चों को काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल भी देता हूँ, बच्चे हंसते भी हैं कि क्लास में जब आप आते हो सुबह, ठीक है ना, इस साल तो अभी ऑफलाइन कोचिंग चालू नहीं हुई है बेटा कोटा में, बट मैं उनको एग्जांपल देता हूँ कि क्लास में जब हम आते हैं तब हमारे आने की स्पीड काफ़ी स्लो होती है। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि 4-5 घंटे अब जेल में है ना, एक टीचर आएगा पकाएगा, फिर जाए वो ब्रेक लेके दूसरा टीचर आएगा, और सबको लगता है कि यार मैंने तो खूब अच्छा पढ़ा है, बट बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हो सकता है बच्चों को कुछ भी पल्ले ना पढ़ाओ। तो आते वक्त उनकी रेट काफ़ी स्लो होती है बेटा, मरे जी आते हैं बिल्कुल, बट जाते वक्त उनकी रेट, डिस्टेंस वही है बेटा, हॉस्टल से उन्हें क्लास तक आना है, बट आते वक्त उनकी रेट काफ़ी स्लो है क्योंकि मरे जी स्लो आ रहे हैं, बट जाते वक्त उनकी रेट क्या है बेटा, काफ़ी फास्ट है, 2-2 3-3 सीढ़ियाँ कूदते हुए जाते हैं कि यार छुट्टी मिल गई, चलो अब पूरा दिन भर आराम है, अब अगले दिन देखेंगे जो भी होना होगा। ठीक है, तो रेट का पहले जनरल मीनिंग समझिएगा बेटा, चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा, टाइम। आ रही मेरी बात समझ में। ठीक है, और बढ़ाने और घटाने की ज़रूरत कैसे बेटा, रियल लाइफ से समझाऊँ मैं। अगर हमें पहले है ना हेबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन जो करवाते हैं, ऑब्वियसली हम चाहेंगे उसकी रेट बढ़े क्योंकि जितना ज़्यादा अमोनिया प्रोड्यूस होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। बट मान लीजिए पहला एग्जांपल बोलोगे सर, सीधे ही पहला एग्जांपल आपने इंडस्ट्रियल टर्म से लिया, छोड़ देते हैं बेटा, रियल लाइफ से होते हैं। हम सुबह सुबह जो दूध लाते हैं बेटा, उसको हम खूब ज़्यादा बॉईल करते हैं, क्यों, हमें पता है बेटा दूध में बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया की ग्रोथ की जो रेट है बेटा, ग्रोथ ऑफ डिके, ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ बैक्टीरिया, मतलब ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और डिके ऑफ बैक्टीरिया, उनका बनना या मरना दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करता है, अगर आपने सुन रखा हो तो अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करोगे बेटा तो एक्सपोनेंशियली आपका वो क्या होता है, ग्रोथ होती जाएगी, और तुरंत आपका कुछ ही समय में दूध क्या हो जाएगा बेटा, ख़राब हो जाएगा। तो हम पहले उसकी बैक्टीरिया को मारने के लिए दूध को काफ़ी ज़्यादा बॉईल करते हैं बेटा, फिर जैसे ही वो माइल्ड टेम्परेचर पर आता है फिर हम फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि हमें पता है बैक्टीरिया की ग्रोथ की रेट, नेदर बैक्टीरिया कैन सर्वाइव एट वेरी हाई टेम्परेचर, नेदर इट कैन सर्वाइव एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है ना, दूध वाले बैक्टीरिया बेटा, राइट नाउ जो बैक्टीरिया जो वायरस चल रहा है वो हाई टेम्परेचर पर तो नहीं सर्वाइव कर रहा, 70 के बाद सुना है ऐसा, अभी तक पता किसी को नहीं है, बट लो टेम्परेचर पे तो बड़ी आसानी से सर्वाइव कर रहा है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हमें घर में भी, ठीक है ना, हम ध्यान नहीं देते हैं बट एक्चुअली हम रेट को बढ़ाने या घटाने का काम करते ही हैं। चाय उबल जाती तो हम गैस थोड़ा सा स्लो कर देते हैं बेटा कि थोड़ी देर और बॉयल हो, तो रेट आपने क्या कर दी, उसके उबलने की कम कर दी क्योंकि आप उसे कम हीट दे रहे हो। ठीक है, या अगर हम बात करें बेटा, हम लोग घरों में आए दिन वुडन आर्टिकल्स पर या आयरन आर्टिकल्स पे कलर पेंट हर दिवाली पे करवाते हैं, क्यों, ताकि हम उनके डीके की रेट को क्या कर सके बेटा, कम कर सकें। तो इस तरह की चीज़ें हम रियल लाइफ में भी करवाते हैं, बट हमारा ध्यान ठीक है ना नहीं होता है, हमें लगता है कि ठीक है, बट अगर केमिस्ट्री में करवाते हैं तो थोड़ा सा ठीक है ना अजीब सा लगने लगता है, अरे सर ये क्या है। तो रियल लाइफ से सोच लोगे तो हर चीज़ काफ़ी आपकी आसान होगी। अब हम वापस केमिस्ट्री में आ जाएं बेटा, ये तो बस समझाने के लिए था, इसलिए मैंने पहला एग्जाम्पल तो सीधे हेबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन ही लिया है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें अमोनिया का केमिस्ट्री की बात करनी बेटा, N2 और H2 कंबाइन करके अमोनिया बना रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ठीक है बेटा,
ठीक। और केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करवा लेते हैं बेटा, बट उसमें भी अगर हम पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं या पुराना आइडिया हो, ली-चाटलर प्रिंसिपल में हम ऐसे फैक्टर्स लगाते हैं जिससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाए बेटा, फॉरवर्ड, ताकि अमोनिया का प्रोडक्शन बने। ठीक। अब वापस हम रेट पर आ जाए बेटा। तो हमारे लिए किसी रिएक्शन में चेंजिंग क्वांटिटी क्या है? हमारे लिए किसी भी रिएक्शन में चेंजिंग क्वांटिटी है बेटा, ठीक है ना, कंसंट्रेशन। मोस्टली प्रेशर भी हो सकता है अगर गैसियस हो, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रख दोगे तो मोल्स भी हो सकता है, मास नहीं। बी केयरफुल, क्योंकि जो भी रिएक्शन आप बैलेंस करके लिखते हो बेटा, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो मोल्स के रेशियो होते हैं, न कि मास के रेशियो होते हैं। जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं बेटा वो मोल्स के रेशियो होते हैं, न कि मास के रेशियो होते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। इसलिए हम कंसंट्रेशन से भी डील कर सकते हैं, प्रेशर से भी और मोल्स से भी, है ना। ठीक है, क्योंकि तीनों एक दूसरे में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। ठीक। बट बोलने के लिए हम ज़्यादातर कंसंट्रेशन ही बोलते हैं कि रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, है ना। तो हम आज के सेशन में रेट ऑफ रिएक्शन को समझेंगे। चालू करें हमारा सेशन। इंट्रोडक्शन तो हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आगे से मैं रिएक्शन को शॉर्टकट में RXN लिखता हूँ, आप भी आदत डालिएगा बेटा। इसको शॉर्ट फॉर्म में ROR बोलेंगे और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बेटा R है ना। ठीक है, तो हम रेट को पूरे चैप्टर में अब R से बोलेंगे बेटा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जल्दी से लिखना बेटा। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम पर यूनिटी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। It is defined as change in concentration of reactant or product per unit time per unity stoichiometric coefficient. It is defined as change in concentration of reactant or product per unit time per unity stoichiometric coefficient. Per unit time per unity stoichiometric coefficient, ठीक है ना। क्योंकि अब हमें थोड़ा सा तो, ठीक है ना, फास्ट भी करना है बेटा और केवल काम की चीज़ें अभी समझना है मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब उसमें फास्ट करने का तरीका है कि सीधे आप जनरल एक्सप्रेशन याद रखो बेटा, R इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/μI d स्क्वायर ब्रैकेट I बाई dt। ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला। R इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/μI d स्क्वायर ब्रैकेट I बाई dt। अब यहाँ पर एक एक टर्म का मीनिंग क्या है बेटा? प्लस रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट्स के लिए, प्लस साइन आएगा किन के लिए बेटा? प्रोडक्ट्स। माइनस आएगा किन के लिए? रिएक्टेंट। माइनस आएगा किन के लिए? रिएक्टेंट। ठीक है ना। ऐसा क्यों अभी बता रहा हूँ। μI है ना, व्हाट इज μI? μI इज SC। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SC? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ किसका? प्रोडक्ट ऑब्लिक रिएक्टेंट। μI जो है बेटा वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्लिक क्या है? रिएक्टेंट। अब अगर हम d स्क्वायर ब्रैकेट I और dt की बात करें, d स्क्वायर ब्रैकेट I और dt की बात करें, ठीक है ना, तो d स्क्वायर ब्रैकेट I जो है आपका, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट किसके लिए बताते हैं बेटा? कंसंट्रेशन के लिए। तो d स्क्वायर ब्रैकेट I है ना, d स्क्वायर ब्रैकेट I इज चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, और dt क्या है बेटा? dt इज योर चेंज इन टाइम। ये जनरल फॉर्मूला है हमारा। अब हमने, ठीक है, मतलब यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिल रही है बेटा? यहाँ से हमें ये शिक्षा मिल रही है कि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पता होना जरूरी है। मतलब इनडायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी होना जरूरी है। इसको मैं अभी नोट बना के लिखा रहा हूँ बेटा, क्योंकि आपको रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का दिया होना जरूरी है, अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेट ऑफ क्या आपका बेटा? रिएक्शन। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, ये बात समझ में आई। अब प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं बेटा? तो आप सभी को पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन जो होता है वो लगातार बढ़ता जाता है बेटा, इसलिए उनके लिए हम लोग प्लस लगाते हैं। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लगातार क्या होता जाता है बेटा? क्या कम होता जाता है। और रिएक्ट कम होता जाता है तो इनके लिए जो चेंज इन कंसंट्रेशन होगा वो नेगेटिव होगा। डी स्क्वायर ब्रैकेट I जो चेंज इन कंसंट्रेशन है बेटा रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव होगा, और बाहर हमने पहले से ही नेगेटिव डाल दिया है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव, क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है।
ठीक है ना। रेट कभी भी हम बोल सकते हैं नेगेटिव नहीं हो सकती, जितना अभी हमें सिलेबस में पढ़ना है। हायर लेवल की केमिस्ट्री में जाएंगे तो रेट को हम नेगेटिव करवा सकते हैं अभी, ठीक है ना। क्योंकि आपको मैं रियल लाइफ से देखो एक एग्जांपल दूं कि अगर मैं बाइक पे घूमने जा रहा हूँ बेटा, अगर मैं बाइक पे घूमने जा रहा हूँ दोस्त के साथ, तो अगर हम एक्सीलरेटिंग मोड में हैं तो पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो हम ज़्यादा कवर करेंगे। बट अगर हम डिसिलरेटिंग मोड में आ जाए, है ना, अगर हम डिसिलरेटिंग मोड में आ जाएं तो इसका मतलब ब्रेक लगा दिया, डिसिलरेटिंग मोड का मतलब है मेरा, तो ब्रेक लगाने से बेटा ये नहीं होगा कि पर यूनिट टाइम में जो मैंने डिस्टेंस कवर करी वो नेगेटिव हो जाएगी, वो कम होगी। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में कि ऐसा नहीं होगा बेटा ब्रेक लगाने से हम पीछे चले जाएंगे, हम पीछे नहीं जाएंगे बेटा, हम जाएंगे तो आगे ही, बट जो पहले डिस्टेंस हमने पर यूनिट टाइम में कवर करी थी वो पहले से क्या हो जाएगी, कम। इसी वजह से रेट को हम कभी भी नेगेटिव मानने वाले नहीं हैं, नहीं है, नहीं। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आई मेरी कहानी समझ में। ठीक है जी, इतनी कहानी आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, अब हम बोलने को बोल सकते हैं बेटा रेट एक तरह से तीन तरह की है, एक रेट ऑफ रिएक्शन है, एक रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, एक रेट ऑफ अपीयरेंस है। अब ये क्या भला हो गई सर, अब आते हैं बेटा एग्जाम्पल पर। दो छोटे से एग्जाम्पल बताऊंगा बस। पहला 1:1 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला, दूसरा बेटा मान लो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमने बदल दिए। ठीक है, बस दो से हमें आइडिया लेना है, क्योंकि ठीक है ना, ज़्यादा हमारे पास भी उतना समय नहीं कि अननेसेसरली एक ही चीज़ को बच्चों जैसे करते चले जाएं। ये मान के चला जा रहा है कि आपको ठीक है ना रिवीजन एक तरह से थोड़ा सा फास्ट टाइप में हो रहा है। ठीक है, और एक बार आप चैप्टर को बेटा ठीक है ना, एक बार आप चैप्टर को अगर पढ़ लें, खुद से पढ़ लें पहले से, ठीक है, जो भी पुराने नोट्स हों एनसीईआरटी बुक किसी से भी, तो आपके लिए चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। क्योंकि वैसे भी देखिए कभी भी कोई चैप्टर एक बार पढ़ने में हमें नहीं आता है, कभी भी नहीं आता बेटा, है ना। हम तो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तब भी हम अभी ये मान के चलते हैं बेटा कि हम अभी भी इम्परफेक्ट हैं, अभी भी कुछ ना कुछ सीखना बाकी है। कोई ना कोई नई चीज़ पता पड़ी जाती बेटा, नई बुक टटोलेंगे या कुछ भी देखते हैं, ठीक है ना। जेई वाला ही हर बार कुछ ना कुछ तो नया चीज़ पूछ लेता है, भले वो आउट ऑफ सिलेबस हो, ठीक है, क्योंकि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो अप टू 12 सिलेबस है, वो कई बार हायर लेवल की चीज़ें पूछ लेता है किसी फॉरेन ऑथर की बुक से उठा के। ठीक है, तो फिर वो पढ़ाना हमें भी पड़ जाती, बताना हमें भी पड़ जाता है। आ रही मेरी बात समझ में। बच्चों के दिमाग में क्या होता है, अरे यार ये टॉपिक तो मेरे को आता है, वैसे सीना चौड़ा हो जाता है। ये मान के ही नहीं चले बेटा आपको कुछ आता है। आप हर सेशन को प्रॉपरली देखें और कुछ ना कुछ उस सेशन से सीखने की कोशिश करें। ठीक, चलिए। और अब इसमें आप बोलोगे सर मोर देन वन प्रोडक्ट हो या मोर देन वन रिएक्टेंट हो, वो बेटा A+B गिव C+D कर दूंगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक एक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो आगे भी बार बार बच्चों को खूब ज़्यादा परेशान करता है, मान लीजिए हम जो डेल्टा H की बात करें, हालांकि डेल्टा H की बात थर्मोकेमिस्ट्री में होती है बेटा, बट अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक रफ आइडिया दूँ कि मैं आपसे बोल रहा हूँ इस रिएक्शन का डेल्टा H जो है वो 20 किलोजूल पर मोल है। ऐसे ही ज़रूरत नहीं बेटा, एक एग्जांपल समझाने के लिए जल्दी से, और इसका जो डेल्टा H है बेटा वो सपोज करो 50 किलोजूल पर मोल। तो ये पर मोल किसका है बेटा, क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे आपको खूब पढ़ने वाली है और नहीं आप ध्यान दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। ये पर मोल किसका है बेटा, ये पर मोल किसका है, ये एक बच्चों के दिमाग में हमेशा कन्फ्यूज़न होता है बेटा। ये पर मोल है आपका किसका बेटा, रिएक्शन का, ध्यान दीजिएगा रिएक्शन का। इसलिए मैंने बोला है कि दो ही एग्जांपल छोटे से बताऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। एक में भले मैंने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक एक लिया है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर मोल ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, है ना। इस रिएक्शन का मीनिंग है बेटा पर मोल का कि जब ए का एक मोल कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा बी के एक मोल में, तब हम बोलेंगे हमारी रिएक्शन का एक मोल कंप्लीट हुआ है बेटा, और उस प्रोसेस में 20 किलोजूल ऑफ हीट क्या हुई होगी, एब्जॉर्ब। ठीक है, चलो नीचे हम नेगेटिव साइन डाल देते हैं, एक एक्सो ले लिया है तो एक एंडो, ठीक है ना। अब नीचे वाली रिएक्शन का पर मोल का मीनिंग क्या होगा, हम बोलेंगे व्हेन 2 मोल्स ऑफ ए, ठीक है ना, कंप्लीटली कन्वर्ट्स इनटू 3 मोल ऑफ बी। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं +4C डाल देता है, इसलिए मैंने बोला है वो तो केल जरा सी चीज़ है। तब हम बोलते हैं व्हेन 2 मोल्स ऑफ ए कंप्लीटली कन्वर्ट्स इनटू 3 मोल्स ऑफ बी एंड 4 मोल्स ऑफ सी। तो आइडिया लेने के लिए तो एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट ही काफ़ी है। ठीक है, मतलब ऊपर दोनों का कोएफिशिएंट 1 है बेटा, तो हम लोग बोलेंगे इसका एक मोल खत्म हो जाए, इसका एक मोल बन जाए। नीचे पर मोल ऑफ रिएक्शन के लिए हमें बोलना पड़ेगा इसके 2 मोल खत्म हो और इसके 3 मोल बन जाए, जैसे कोएफिशिएंट हो बेटा। तो ये हमें ध्यान रखना है हमेशा के लिए बेटा। और यहीं से बेटा अब x थ्रू आउट द चैप्टर हमारे लिए एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन रहेगा, EOR। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि आखिर रिएक्शन के कितने मोल कंप्लीट हो गए,
ठीक है ना, रिएक्शन कितना एक्सटेंट तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया है। अगर मैं x1 बोल रहा हूँ मतलब मैं बोलूँगा कि इस रिएक्शन का, जैसे मान लीजिए 1 है, शुरू में ये 0 होगा बेटा, तो हम सेकंड स्टेप जो मूल कॉन्सेप्ट से हम लिखते आते हैं 1 माइनस एक्स और x। अगर मैं बोल रहा हूँ x1 है मतलब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन 1 है, दैट इज 1 मोल रिएक्शन का कंप्लीट हो गया है। तो रिएक्शन का 1 मोल कंप्लीट होने का मतलब ही क्या था, अभी क्या स्टेटमेंट बोला था मैंने आपको बेटा, एक 0 हो जाएगा मतलब ए का 1 मोल खत्म हो जाएगा, तो ऑब्वियसली मैंने 1 मोल लिया है तो ए बचेगा कितना 0, और बी का 1 मोल क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ये वर्ड अपने दिमाग में आज से ही बसा लेना बेटा। अब यहाँ पर अगर मैं शुरू में ए मान रहा हूँ ये 0 और ये a माइनस एक्स, तो ये x, ठीक है, नीचे a 0। अब अगर मैं मान रहा हूँ x मेरा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है, तो नीचे क्या होगा बेटा, मान लीजिए इसके 2 मोल है और इसके 3 मोल है, तो 2 मतलब कोफिशिएंट 2 और 3 है, इसका 2 लिखोगे बेटा, इसका 0 लिखोगे। अब सेकंड स्टेप में क्या लिखोगे, 2 माइनस 2x, जो कोफिशिएंट है बेटा उसी ऑर्डर में लिखना है ना, 2 माइनस 2x और इधर 3x। तो अगर मैंने नीचे x को 1 लिया, मतलब मैंने मान लिया कि मेरा 1 मोल रिएक्शन का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तो x की वैल्यू 1 रखते ही ऑटोमेटिकली a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, जो हमने बोला ही था कि अगर रिएक्शन का 1 मोल कंप्लीट हुआ है तो ए के 2 मोल खत्म होंगे और बी के 3 मोल। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से इस पूरे चैप्टर में क्लियर रहिएगा बेटा। नीचे इसलिए आपको लिखना पड़ेगा a माइनस 2x और 3x, बस। अगर 4c होता तो 4x के लिए वहाँ पे भी लिख देते ना। ये अगर कहानी समझ में आ गई बेटा, तो अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ, ठीक है ना, थोड़ी सी जगह की मुझे कमी पड़ रही है, चलो, व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी। तो माइनस डी ए बाई डी टी का एक्सप्रेशन क्या होगा, है ना, ये माइनस डी ए बाई डी टी बेटा रेट ऑफ क्या है ए, दिस इज रेट ऑफ ए, या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, आप तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हो। माइनस डी ए बाई डी टी इज नथिंग बट रेट ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, और अभी मैंने बोला था क्या बेटा, ठीक है ना, माइनस ऑफ क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कंसंट्रेशन कितना है a माइनस एक्स, माइनस इनिशियल कितना है a डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम t, है ना। अगर मैं लिख दे रहा हूँ t इक्वल टू 0 पर ये और t इक्वल टू t पर ये, तो ये वैल्यू देख लीजिए कितनी आ गई बेटा आपकी x बाय टी आ गई। अब अगर मैं यही सेम एक्सप्रेशन b के लिए बोलूँ, है ना, मैं नीचे लिख रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, मैंने जगह कम छोड़ी थी। तो अगर मैं प्लस डी बी बाई डी टी का एक्सप्रेशन लिखूँ, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस डी बी बाई डी टी, प्लस डी बी बाई डी टी का मतलब बेटा रेट ऑफ बी, नाम आपको लिखना है बेटा, है ना, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ तो आती होगी, तब भी मैं कम से कम 15-20 मिनट तक समझा रहा हूँ आपको एक एक एग्जाम्पल। तो प्लस डी बी बाई डी टी का मतलब है रेट ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी भी बोल सकते हैं क्योंकि बी अपीयर हो रहा है बेटा, और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी भी बोल सकते हैं क्योंकि बी बन रहा है ना। इसके 3 नाम क्या थे, रेट ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। इसके भी 3 नाम है, रेट ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी। इसके लिए क्या होगा बेटा, प्लस तो आ ही चुका है, फाइनल माइनस इनिशियल x माइनस 0 बाय चेंज इन टाइम t। तो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग बेटा कि हमारे लिए ये भी x बाय टी है और ये भी कितना है बेटा x बाय टी, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछूं तो आपने उस t टाइम में अगर x एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कितनी हो गई बेटा x बाय टी। आई मेरी बात समझ में, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो x बाय टी। मतलब यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिल रही है बेटा, अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1:1 है तो उस तरह की रिएक्शन के लिए अगर ये 1 है तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट ऑफ ए, रेट ऑफ बी सब बराबर हो जाएगी, ठीक है। बट यहाँ देखिए, अब यहाँ करें बेटा जल्दी से, इफ़ आई एम आस्किंग द एक्सप्रेशन ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी, क्योंकि बच्चों को ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्यों नीचे लिखा है बेटा, ये कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। और जब हम ए की रेट की बात कर रहे हैं तब मुझे उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है बेटा। रेट ऑफ ए का मतलब है रेट ए का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस उसका इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो नीचे वाले क्वेश्चन में देखो ये चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ ए माइनस 2x माइनस इनिशियल इज ए, ठीक है, अपॉन क्या बेटा चेंज इन टाइम। चूंकि इस चैप्टर में टाइम से ही डील करना है तो ये 2 स्टेप तो हमें बार बार लिखना ही है, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू टी। तो नाउ यू कैन सी कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा, है ना, इट इज़ 2x बाई टी, ठीक है। अगर मैं आपसे प्लस ऑफ डी बी बाई डी टी की वैल्यू पूछ रहा हूँ तो प्लस डी बी बाई डी टी के लिए चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ बी जो 3x है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 3x बाई टी,
ठीक है ना। बट अगर मैं आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा हूँ बेटा, तो वो तो अभी भी x/t है। क्यों? क्योंकि आपने नीचे वाली रिएक्शन में भी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन तो x ही माना है, मतलब इस टाइम t में रिएक्शन के x मोल्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो एक रेट ऑफ रिएक्शन तो x/t। पूरे चैप्टर के लिए आज से बता रहा हूँ बेटा, है ना, कि रेट हमेशा रिएक्शन की x/t ही रहेगी। रिएक्शन की रेट में, क्योंकि हमने ऑलरेडी, है ना, यहाँ पर 2x 3x लिख दिया है। x हमने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन माना है, कोफिशिएंट 2 था इसलिए वो 2x अपने आप ही हो चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं रिलेशन लिखूँ तो देखिए r किसके बराबर हुआ। r का रिलेशन अगर मैं इसको -dA/dt के टर्म्स में लिखूँ तो इट इज़ हाफ ऑफ -dA/dt। हो गया प्रूफ। और यहाँ लिखूँ बेटा तो आई विल से इट इज़ 1/3 ऑफ वॉट, dB/dt। मतलब आई कैन से r इक्वल्स टू RA/2 इक्वल्स टू RB/3। मतलब हमें हमेशा स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा बेटा, उसे डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, आ रही मेरी कहानी समझ में। अब जेई में जैसे, है ना, आपको सुनकर सरप्राइजिंग लगेगा, जब स्क्रीनिंग एग्जाम होती थी बेटा, तब जेई में N2 स्क्रीनिंग, मतलब आजकल जैसे मेंस और एडवांस है, पहले स्क्रीनिंग और मेंस हुआ करती थी बेटा, अप टू 2005 तक। ठीक है, आज से 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, और मैं तो खैर 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ बेटा। आई एम माई सेल्फ, मतलब आप सभी मुझे जानते होंगे, JS सर आपका फेवरेट। ठीक है, और मैं खुद बीटेक कर रहा हूँ बेटा IIT खड़गपुर से, 2001 पास आउट हूँ, तब से मैं पढ़ाई रहा हूँ, तो लगभग 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होने जा रहा है मुझे। ठीक है, और 2002 का ये क्वेश्चन है, आपको दिख भी जाएगा अगर आपके पास पुरानी बुकलेट हो। केवल रेट का एक्सप्रेशन पूछ लिया था बेटा, और वो एक्सप्रेशन r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -dN2/dt। ठीक है ना, -dN2/dt इक्वल्स टू 1/3 ऑफ -dH2/dt और इक्वल्स टू 1/2 ऑफ प्लस dNH3/dt। ये है आपका एक्सप्रेशन। तो इस तरह से बस पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ बेटा कि हमें सबसे पहले, ये छोटी सी कहानी है बट क्लियर होना जरूरी है कि -dN2/dt का मीनिंग क्या है, -dH2/dt का मीनिंग क्या है। ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे बेटा शीट में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -dH2/dt, तो हम बोलेंगे इट इज़ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ इसका बेटा हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन या रेट ऑफ हाइड्रोजन। और अगर क्वेश्चन में ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1/3 ऑफ -dH2/dt, तो हम बोलेंगे ये रेट ऑफ क्या है बेटा, रिएक्शन। ये रेट ऑफ क्या है, रिएक्शन। आई होप क्लियर। ठीक है, अब मैं बस एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बता दूं बेटा, लगे हाथ इसके ऊपर। तो देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, कि अगर हमसे बोल रहा है 3A गिव 4B + 5C। अरे मेरी बात समझ में। ठीक है, चलिए आपके लिए अब मैंने कोफिशिएंट भी बदल दिया, रिएक्टेंट एक ही लिया है बट प्रोडक्ट दो ले लिए। और हमसे बोल रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज 2 मोलर। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज 2 मोलर। ठीक है ना, मतलब T = 0 पर, एंड आफ्टर 20 सेकेंड्स कंसंट्रेशन ऑफ A इज 0.002 मोलर। आफ्टर 20 सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ A इज 0.002 मोलर। तो हमसे कह रहा है कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। एक ही क्वेश्चन में सब चीज़ें पूछ रहा है बेटा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कौन सी चीज़ पता पड़ेगी बेटा, हमें सबसे पहले पता पड़ेगी रेट ऑफ A। और वो कहाँ से पता पड़ेगी, A की रेट निकालनी, केवल A का चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। इसमें आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटा कि कोफिशिएंट क्या है, ये ध्यान देना बेटा। ठीक है ना, ये चीज़ को ध्यान देना क्लियरली, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे और होते भी हैं बच्चों के। तो RA अगर निकालोगे तो, ठीक है ना। अब हम देखिए एक चीज़ यहाँ से क्या शिक्षा ले सकते हैं बेटा, ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब बार बार हमें ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं माइनस के साथ। हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट के लिए हम इनिशियल माइनस फाइनल कर दें। 2 में से 0.002 घटाया तो कितना हो गया, 0.2 कर दो, चलो 0.2 में से 0.002 घटाया तो 0.1। ज़्यादा गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, ज़्यादा छोटा कर दिया, चलो कोई बात नहीं। तो ये चलो यार 2 ले लो और 0.2 ले लो। अभी मुझे क्या आपको आइडिया देना है ना, 2 और 0.2 लेते हैं क्योंकि अदरवाइज है ना डिवीज़न फालतू गलतियाँ हो जाएगा। ठीक, तो 2 और 0.2 ले लेते हैं। तो 2 में से 0.2 गया बेटा,
2 में से 0.2 गया डिवाइडेड बाई 20 और 2 में से 0.2 गया मतलब कितना 1.8, 1.8 बाई 2 मतलब 9 और 20 है तो 0.9। ये रेट हो गई किसकी बेटा, ए की 0.9 मोलर पर सेकेंड। आई मेरी बात समझ में। अब अगर बाकी कोई चीज़ जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिए बेटा पहला उसी की रेट निकलेगी। अब अगर हमसे बाकी कोई भी चीज़ पूछ रहा है तो उसके लिए आपको रिलेशन लिखना पड़ेगा, R इक्वल्स टू RA/3, ठीक है ना, RA/3 इट शुड बी इक्वल्स टू RB/5 इट शुड बी इक्वल्स टू RB/4 और इट शुड बी इक्वल्स टू RC बाय कितना बेटा 5। ये है। तो अब आपको RA पता है बेटा, तो बाकी जो भी चीज़ पूछी है, R पूछा है इसका 1/3 कर दो तो 0.9 का 1/3 0.3। आई होप सभी है ना मोलर पर सेकेंड, ठीक है सभी कर लेंगे। तो बेटा RB पूछा है तो 4 टाइम्स ऑफ R कर दूँ मतलब 1.2 और RC पूछा है तो 5 टाइम्स ऑफ R कर दूँ मतलब 1.5, ठीक है। तो पहले टाइप के सबसे सिंपल जेईई मेंस लायक के क्वेश्चन यही रहेंगे आपके बेटा। दूसरे टाइप के क्वेश्चन अगर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देना हो, ठीक है, तो वो हमसे बोल रहा है, जैसे एक और अच्छा क्वेश्चन हम कर लेते हैं बेटा कि इफ़ फॉर द रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, इफ़ फॉर द रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, ठीक है ना, rate of formation of SO3, rate of formation of SO3 is 160 gram per minute, 160 gram per minute, then calculate rate of disappearance of oxygen in gram per hour। देन इस तरह के क्वेश्चन बेटा मेंस लायक तो बिल्कुल पक्का बन सकता है। देन कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम पर आवर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपकी जो बच्चा करता है वो मैं बता दूं कि RO2 इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ क्या बेटा RSO3, जो रिलेशन से सही भी है बेटा, ठीक है, जो रिलेशन से सही भी है। पहली चीज़ तो बेटा अगर मैं यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन नहीं देता तो ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है, ध्यान देना। बैलेंस इक्वेशन की ज़रूरत केवल और केवल आपको रेट ऑफ रिएक्शन के लिए है बेटा। बैलेंस रिएक्शन की ज़रूरत आपको केवल और केवल रेट ऑफ रिएक्शन के लिए है। अगर एक की रेट से दूसरे की रेट पूछी है तो बैलेंस इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर मैं इसे 4SO2 प्लस 2O2 गिव्स 4SO3 लिखता तब भी मेरा रिलेशन 1/2 ऑफ RO2 इज़ 1/4 ऑफ RSO3, मतलब यही रिलेशन आता। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सुनते समझते चलना है बेटा, क्योंकि यही आपका क्वेश्चन गड़बड़ करवा सकती हैं आगे चलकर, ठीक है। तो इफ़ रेट ऑफ रिएक्शन इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन जैसे ऊपर है, देन बैलेंस इक्वेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। बट अदरवाइज एक की रेट से दूसरे की रेट के बारे में बात कर रहा है तो फिर हमें उनके कोएफिशिएंट है ना, बैलेंस इक्वेशन की ज़रूरत नहीं, हम जैसा लेंगे बस बैलेंस रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। मतलब आप भले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए तो बच्चा जो करता है पहले मैं वो गड़बड़ बता दूं, 1/2 RSO3 160 है बेटा ग्राम पर मिनट में, और उसको आवर्स में बदलना है तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 आवर्स इंटू 60 कर देता है बेटा, ठीक है ना। और उसके बाद ये हो जाता है 80, तो 4800। एक ऑप्शन ये भी गिवन होता है बेटा। बच्चों को लगता है कि मैंने तो सही करा है बट ये गलत है बेटा, है ना, बच्चों को लगता है मैंने तो सही करा है बट ये गलत है। अब कहाँ गड़बड़ हो गई बेटा, गड़बड़ ये हो गई बेटा, मैंने अभी बोला था कि ये 2 और O2 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1, ये इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा मोल्स में होते हैं बेटा, मोल्स में। और जेईई वाला ऐसी छोटी छोटी गड़बड़ियाँ खूब करवाता है। अगर ये मोल्स में है बेटा, अगर ये किस में है, मोल्स में, तो आपको ये जो ग्राम था बेटा, ये जो आपने रिलेशन लिखा है ये मोल्स के लिए लिखा है, ये मोल्स के लिए लिखा है। तो दो ही तरह के क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं, पहला टाइप, दूसरा टाइप। आपको इसे जो 1/2 आपने करा है बेटा RSO3, इससे पहले 160/80 ये ग्राम से SO3 के मोल्स हुए, मोल्स पर मिनट में है बेटा, ठीक है ना, ये मोल्स पर मिनट है, और 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 आवर, ठीक है। ये हुआ O2 के लिए, बट ये भी O2 के लिए किस में हुआ बेटा, मोल पर आवर में, इनटू अब O2 का मोलर मास 32, ठीक है ना। तो डायरेक्ट अगर हमें शिक्षा लेनी हो बेटा तो क्या शिक्षा मिल रही है
जिसका दिया गया है उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, और जिसका पूछा है अगर ग्राम में गिवन है तो, और पूछा भी ग्राम में है तो सुनाई देना, क्योंकि अब ये कोर्स फास्ट है थोड़ा सा बेटा। आप बोलोगे सर इतना स्लो, आधा घंटा तो आपने रेट में ले लिया है। अब पहला टर्न है बेटा, स्टार्ट करने में तो लग ही जाता है, भावनाओं में बह जाते हैं, बट अब हमें फाइनली शिक्षा क्या मिल रही है बेटा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे शीट में, डीपीपी में, प्रैक्टिस सेशन में, जो आज के सेशन में मैं कराऊंगा। ठीक है, सीधा सीधा एक रूल है बेटा, टाइम को तो बाद में कन्वर्ट कर लेंगे जब भी, है ना, टाइम तो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा अलग से, बट अगर ग्राम में गिवन है, जिसका गिवन है उसके मोलर मास से डिवाइड होगा, जिसका पूछा है उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई। अब देख लीजिए कितना इजी होगा ये क्वेश्चन। ये 2 हो गया, ये 2 कैंसिल, ये 60 ऊपर गया, 60 इंटू 32 हमारा है ना 1920, दैट इज योर आंसर। और हमें एक कितनी इंपॉर्टेंट शिक्षा भी मिल गई। आई मेरी कहानी समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, विदाउट वेस्टिंग अवर मच टाइम। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटा क्या, रेट ऑफ, ये यूनिट ऑफ रेट है ना, तो रेट की यूनिट क्या होगी आप ही बताइए मुझे। अब रेट आप बोल रहे हो बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो यूनिट ऑफ रेट हमारे लिए, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके भी, यूनिट ऑफ रेट या तो मोलर पर टाइम होगी या फिर प्रेशर अगर आपके लिए गिवन हो। तो यूनिट ऑफ रेट की बात करता हूँ, ठीक ना, तो इट इज़ एदर मोलर पर टाइम, इट इज़ एदर मोलर पर टाइम, आप इसे मोल पर लीटर पर टाइम भी लिख सकते हो ना, क्योंकि मोलर का मतलब मोल पर लीटर होता है। और आप इसे चाहें तो, ठीक ना, अगर हमारी रिएक्शन गैसियस रिएक्शन हो बेटा, तो हम इसे एटीएम पर टाइम भी लिख सकते हैं, बार पर टाइम भी लिख सकते हैं। दिस इज अवर यूनिट ऑफ क्या बेटा, रेट। दिस इज अवर यूनिट ऑफ क्या, रेट। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए अगली चीज कहानी बेटा, अगली कहानी हमारा टाइप्स ऑफ रेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेट, तो हमारे पास अलग अलग तरह की रेट होती है बेटा। पहली रेट है आपका, है ना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, और दूसरी रेट होती है बेटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है बेटा रेट मेजर्ड ओवर ए लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, इसमें टाइम इंटरवल थोड़ा सा लार्ज होगा, रेट मेजर्ड ओवर ए लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। और इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है बेटा रेट मेजर्ड ओवर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, रेट मेजर्ड ओवर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। आप सभी को पता होगा बेटा, मैथमेटिक्स में लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं बेटा, और स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, डी से। तो अगर हमारी कोई रिएक्शन है ना, अब बाय डिफ़ॉल्ट बेटा रेट को समझने के बाद, कोफिशिएंट ऑफिशिएंट का रोल समझने के बाद, अब आप ज़्यादातर क्वेश्चंस जो देखेंगे बेटा, उनमें आपको रिएक्शन हमेशा ए गिव्स प्रोडक्ट टाइप की गिवन होगी। ठीक है, उनमें जो रिएक्शन होगी बेटा आपको ज़्यादातर वो ए गिव्स प्रोडक्ट टाइप की होगी। तो अगर मुझे इसके लिए एवरेज रेट का एक्सप्रेशन लिखना हो, आर एवरेज, तो आई विल राइट माइनस ऑफ डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। ठीक है, और अगर मुझे इंस्टेंटेनियस का लिखना हो बेटा, आई विल राइट माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। बस इतना फ़र्क है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर किसी क्वेश्चन में पूछा ना हो बेटा, मतलब बोला ना हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इंस्टेंटेनियस रेट लेते हैं बेटा, क्योंकि हर इंस्टेंट पर रेट लगातार क्या होती जाती है, रिएक्शन की चेंज होती जाती। ठीक है ना। ग्राफिकल टर्म्स में बोले बेटा, ये चैप्टर मैथमेटिकल है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ग्राफ सब आएंगे आपके। ग्राफिकल टर्म्स में बोले तो आपको किस तरह से निकालना होगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ गिवन होंगे बेटा ना। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन होगा बेटा, और अगर ये ग्राफ गिवन है तो इस ग्राफ की हेल्प से हमें क्या करना रहेगा, ठीक है ना, इस ग्राफ की हेल्प से हमें क्या करना रहेगा, ठीक है ना। मान लीजिए ये गिवन है दोनों के लिए, अब एवरेज रेट के लिए बेटा वो बताएगा आपको कि कहाँ से कहाँ तक। मान लीजिए हमसे बोल रहा है कि एवरेज रेट बिटवीन T1 एंड T2 बताओ, तो आपको T1 पर कंसंट्रेशन C1 और T2 पे कंसंट्रेशन C2 निकाल लेना है बेटा, और आपके लिए जो एवरेज रेट हो जाएगी ना, भले आप इसको A1 A2 कर दो हमने, ठीक है ना, तो हमारे लिए जो एवरेज रेट हो जाएगी इस टाइम पीरियड की वो A1 माइनस A2 अपॉन T2 माइनस T। अभी मैंने आपको समझा दिया है ना, अभी मैंने आपको एक कहानी समझा दी बेटा। क्या कहानी समझाई कि रिएक्टेंट के लिए अब हमेशा
इनिशियल माइनस फाइनल कर देना, अपने आप ही माइनस साइन आ गया है। टाइम तो हमेशा बड़े में से छोटा होगा, रिएक्टेंट के लिए छोटे में से, है ना, हर बार बड़े में से छोटा माइनस करना है, बस इधर इधर एक शिक्षा और सीख लो, झंझट ही खत्म। बड़े में से छोटा माइनस करना है, अपने आप आपका साइन आ जाएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। और अगर हमसे बोल रहा है इंस्टेंटेनियस रेट बेटा कि इस टाइम टी पर आपकी रिएक्शन की इंस्टेंटेनियस रेट बताओ, तो इंस्टेंटेनियस रेट बेटा आपको दिख ही रहा है dA/dt है, दैट इज dy/dx है। और मैथमेटिक्स में dy/dx निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, है ना, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। तो जिस टाइम पर बोला गया है बेटा उस टाइम पर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, जिस टाइम पर बोला गया है मुझे उस टाइम पर टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। और टेंजेंट आपको वो कभी ड्रॉ करने के लिए नहीं देगा बेटा, है ना, नहीं तो बच्चे कोई ऊपर ले जाएगा नीचे ले जाएगा, वो क्वेश्चन में खुद बनी हुई रहेगी। अब मान लीजिए, है ना, ये पूरा इंटरवल है मेरे लिए, सपोज करो a, और ये टाइम है बेटा t1, तो मेरे लिए इंस्टेंटेनियस रेट जो हो गई वो a/t1, क्योंकि दोनों के लिए इन्हीं स्टार्टिंग पॉइंट कितना है बेटा 0, तो आपके लिए a-0 ऊपर a हो गया, नीचे t1-0 इस t1, है ना। तो हमारे पास दो तरह की रेट है बेटा, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है और एक दूसरी कौन सी है बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। चलिए अगली चीज़ करें बेटा, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रिलेशन बिटवीन रेट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। रिलेशन बिटवीन रेट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। सबसे पहली बात बेटा, ये किन के लिए एप्लीकेबल होगा, दिस इज एप्लीकेबल फॉर गैसियस रिएक्शन, मतलब एटलीस्ट एक गैस का होना जरूरी है। गैसियस रिएक्शन से मेरा मतलब है बेटा, भले हेट्रोजीनियस रिएक्शन हो, भले हेट्रोजीनियस रिएक्शन हो, ठीक है ना, या तो हेट्रोजीनियस रिएक्शन हो जिसमें कम से कम एक गैस हो बेटा, या फिर होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन हो। तो होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन बोलते ही ऑटोमेटिकली हर सब्सटेंस गैस ही है आपका, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के लिए ये फॉर्मूला हम जो लिखने जा रहे हैं, है ना, मान लीजिए हमारी रिएक्शन है बेटा ए गैस प्रोडक्ट, मैंने आपसे अभी बोल ही दिया बेटा कि अब कॉमनली हम रिएक्शन को बस यही लिखेंगे, है ना, क्योंकि वो शुरू में हमने समझा दिया है, ठीक है। अब कॉमनली आप खुद ही क्वेश्चन देख सकते हैं बेटा, आप कर भी चुके होंगे। अब अगर मैं इसकी रेट को कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखूंगा तो व्हाट आई विल राइट, मैं इसे लिखूंगा बेटा -d A/dt, ठीक है। और अगर मैं इसे प्रेशर के टर्म्स में लिखूंगा तो आई विल राइट माइनस ऑफ क्या बेटा, है ना, ये रेट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। प्रेशर के टर्म्स में लिखूंगा तो आई विल राइट -d PA/dt, दोनों में बस फर्क ही है, इसे मैं लिखूंगा -d PA/dt, ठीक है ना, वेयर PA रिप्रेजेंट्स क्या आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है ना, और स्क्वायर ब्रैकेट ए तो हम सभी को पता है बेटा, वो तो कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे निकालें, तो पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है हमें कि बाय डिफ़ॉल्ट जो गैस होती है, मेंशन हो तो अच्छी बात है, नहीं मेंशन हो, बाय डिफ़ॉल्ट गैस हमेशा कौन सी होगी बेटा, आइडियल गैस। बाय डिफ़ॉल्ट गैस हमेशा कौन सी होगी, आइडियल गैस। और आइडियल गैस है तो हमें, है ना, PV = nRT लगाने का पूरा अधिकार है। आइडियल गैस है तो हमें PV = nRT लगाने का पूरा अधिकार है। मतलब मैं A के लिए लिख सकता हूँ बेटा PA × V, A के लिए लगा रहा हूँ बेटा, तो PA का मतलब है A का पार्शियल प्रेशर × V शुड बी इक्वल्स टू NA × RT, ठीक है। अब NA/V ही क्या होता है बेटा, व्हाट इज कंसंट्रेशन। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कंसंट्रेशन बोलते हैं बेटा, ये हमेशा मोल्स पर लीटर है, मतलब मोल्स बाय वॉल्यूम का रेशियो है। तो यहाँ से मैं PA को क्या लिख सकता हूँ बेटा, आई कैन राइट NA/V × RT। ये आगे भी काफ़ी जगह यूज़ होता है बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी यूज़ होता है, काइनेटिक्स में यूज़ आपके सामने हो ही रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ हो सकता है, थर्मोडायनेमिक्स में कभी कभी यूज़ हो जाता है। तो PA शुड बी इक्वल्स टू NA/V को क्या लिख सकता हूँ बेटा, इट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ A × RT, इट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ क्या बेटा, A × RT, बस ये है रिलेशन। तो अब अगर मैं -d PA/dt की वैल्यू को निकालने जाऊं तो -d PA/dt के लिए मैं क्या करूंगा, -d स्क्वायर ब्रैकेट A RT, सही है, मैं कर्ली ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाय dt,
जस्ट नाउ वी हैव प्रूव्ड कि पीए की जगह आई कैन राइट दिस। अब ये लिखा बेटा, तो बाय डिफ़ॉल्ट बेटा कोई भी केमिकल रिएक्शन जो करवाई जाती है वो हमेशा किस पे करवाई जाती है बेटा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। आर तो वैसे ही कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट है, तो आर टी तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकला, बचा क्या, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। आई मेरी बात समझ में? और यही आपका क्या है बेटा, रिलेशन है। अगर हमें रेट प्रेशर के टर्म्स में चाहिए, माइनस डी पे बाई डी टी, ठीक है ना, और कंसंट्रेशन के टर्म्स में दी गई हो, तो इस रिलेशनशिप से हमें दोनों को इंटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और आर की कौन सी वैल्यू लेंगे बेटा, बच्चा सबसे ज़्यादा गड़बड़ आर में करता है, तो आर आपका 0.08, या सिंपल बनाने के लिए आप इसे 1/12 भी ले सकते हो। दैट इज़ इनडायरेक्टली मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आर की वैल्यू जो हम यूज़ कर रहे हैं बेटा, वो लीटर एटीएम पर मोल केल्विन वाली यूज़ कर रहे हैं। आर की जो वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं वो लीटर एटीएम पर मोल केल्विन वाली है ना। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि आपने यूनिट ऑफ रेट सामने लिखी है, एटीएम पर टाइम या मोलर, दैट इज़ मोल पर लीटर पर टाइम। तो आपने वॉल्यूम को लीटर में लिया है और प्रेशर को एटीएम में, तो ये वैल्यू वही होती है। आ रही मेरी बात समझ में? इन रिलेशनशिप की हेल्प से आप इन्हें आपस में क्या कर सकते हो बेटा, इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। इन रिलेशनशिप की मदद से आप इन्हें आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है बेटा। फर्स्ट पार्ट है क्या, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा हम लोग सेकेंड पार्ट चैप्टर में, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स में नाम पहले दिन ही सुना देता हूँ बेटा, और एक एक करके डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें जल्दी से लिखना। पहला फैक्टर है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड फैक्टर है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड इज योर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। थर्ड है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना। फोर्थ है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, है ना। थर्ड इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फोर्थ इज इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, और फिफ्थ है बेटा इफेक्ट ऑफ सनलाइट और यूवी रेडिएशन। इफेक्ट ऑफ सनलाइट और यूवी रेडिएशन, ठीक है। तो वंस अगेन आई एम राइटिंग नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन जो हमारे काम के बेटा होने को तो और भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर, कैटालिस्ट और इफेक्ट ऑफ सनलाइट या यूवी रेडिएशन, है ना। अब आप बोलोगे सर और कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। और फैक्टर्स ये हैं बेटा, ठीक है, कौन से, कि और फैक्टर्स ये हैं कि आप बोलोगे सर प्रेशर, यहाँ आपने वॉल्यूम क्यों नहीं लिखा बेटा, वो ऑटोमेटिकली इनमें शामिल है बेटा, अलग अलग बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऊपर ही हमने प्रेशर का रिलेशनशिप वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दोनों के साथ देखा है, तो वो इसी में शामिल है। अब इसके अलावा कौन से फैक्टर बेटा, अगर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है बेटा। आपने शायद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ी होगी बेटा, कि फील्ड की प्रेजेंस की वजह से वो जो 5 डी ऑर्बिटल्स थे उनकी डिजनरेसी लॉस्ट हो जाती है और एनर्जी गैप आ जाता है। तो यहाँ पर भी बेटा अगर कोई स्पीसीज हमारी चार्ज्ड हुई तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से भी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को आप बढ़ा या घटा सकते हो बेटा, ठीक है ना। अगर आपकी रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रही है बेटा, तो वो मीडियम एसिडिक है कि बेसिक है, उस हिसाब से आप अपने सॉल्यूशन का पीएच चेंज करके भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा या घटा सकते हो। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही? तो इस तरह की चीज़ों से और भी फैक्टर्स होते हैं बेटा हमारे पास। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट वगैरह अगर एक्वस मीडियम में है कि बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं, ऐसे और भी फैक्टर्स हैं। बट हमारे काम के जो हैं बेटा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे लिए 5 काम के हैं बेटा। इनमें हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हमारा मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर इन्हीं फैक्टर्स के आसपास घूमेगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट का कोई यूज़ नहीं है ना, ज़्यादा यूज़ नहीं, मतलब कोई यूज़ तो नहीं बोलूँगा। जैसे पहले बात करें बेटा रिएक्टेंट, इसमें ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट में आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट में 3 फैक्टर है बेटा। पहला आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा ना, इसमें न्यूमेरिकल कोई ज़रूरत नहीं है। पहला है बेटा फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, उसकी फिजिकल स्टेट। तो ऑब्वियसली सॉलिड में ज़्यादा कम होगी लिक्विड से बेटा, लिक्विड में कम होगी गैस। क्यों? रिएक्शन होती है क्यों है बेटा, ये रिएक्शन हम जो करवा रहे हैं N2 + 3H2 gives 2NH3, ये रिएक्शन क्यों हो रही है बेटा, N2 और H2 के बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो टूट रहे हैं बेटा, और अमोनिया में नए बॉन्ड्स बन रहे हैं। और बॉन्ड टूटने और बनने में बेटा, ठीक है ना, कोलिजन जितना अच्छा होगा उतना बॉन्ड टूटने में क्या होगी, आसानी। और गैसियस फेस में मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए बॉन्ड टूटना आसान है, ठीक है। फिजिकल स्टेट हो गया बेटा। दूसरा
फैक्टर होता है बेटा सरफेस एरिया, है ना। सेकंड फैक्टर कौन सा एरिया बेटा, सरफेस एरिया। ठीक है, आप सभी को पता है डिस्प्रिन की टैबलेट आप सीधे पानी में डालो और एक बार तोड़ के डालो, किस केस में वो आसानी से डिजोल्व होगी बेटा, जब हम तोड़ के डालेंगे, क्योंकि तोड़ने पर सरफेस एरिया बढ़ता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा, सरफेस एरिया। ठीक है ना। और थर्ड अगर मैं बात करता हूँ बेटा, थर्ड फैक्टर है कौन सा हमारा, थर्ड है आपका बेटा थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, अगर रिएक्टेंट है ना, अगर रिएक्टेंट थर्मली स्टेबल है बेटा तो ऑब्वियसली उनकी रिएक्ट करने की रेट कम होगी, और अगर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, है ना। प्रोडक्ट रिएक्टेंट होने का मतलब इनडायरेक्टली रिएक्टेंट अनस्टेबल। तो इसीलिए पहले फैक्टर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए। लास्ट फैक्टर बेटा सनलाइट, वो भी मैं आज ही खत्म कर दे रहा हूँ यहीं पर। ठीक है, सनलाइट में क्या है, आप सभी को पता होगा बेटा, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स इज नॉट पॉसिबल इन डार्क। ठीक है ना, स्पेशली क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, क्योंकि फ्लोरीनेशन तो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, और आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है। तो हेलोजिनेशन में ज़्यादातर हम क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन की बात करते हैं, वो डार्क में पॉसिबल नहीं होता है बेटा, सनलाइट में पॉसिबल होता है, क्योंकि कोई चीज़ आप धूप में रख दोगे उसे लगातार हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सन रेस मिलेगी बेटा, उससे क्या होगा बेटा, उसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी, वो एक्टिवेशन एनर्जी, नाम तो सुना हुआ होगा, वो अपनी उस रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। ठीक है, तो सनलाइट वाला फैक्टर भी है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर सेकेंड, थर्ड, फोर है बेटा, इनको हम करेंगे। ठीक है, इन दोनों का तो बस थोड़ा सा रफ आइडिया था। कंसंट्रेशन, कि आखिर कंसंट्रेशन से रेट कैसे चेंज होती है। ठीक है ना, प्रेशर इसलिए लिखा है बेटा बिकॉज कंसंट्रेशन और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वॉल्यूम, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर किसी क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा कि कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल हुई है, तो इनडायरेक्टली प्रेशर डबल करने पर भी रेट डबल होगी। अगर किसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल हुई है, तो प्रेशर डबल करने पर भी डबल ही होगी। ठीक है ना। अगर किसी क्वेश्चन में बोल रहा है कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट हाफ हुई है, तो वॉल्यूम को हाफ करने पर भी रेट हाफ होगी, क्योंकि वॉल्यूम हाफ करने का मतलब इनडायरेक्टली कंसंट्रेशन को डबल करना। ठीक है, ये तो आपको पहले प्रेशर और वॉल्यूम का रोल बता दिया बेटा। अब किसी भी रिएक्शन की रेट पर कंसंट्रेशन का इफेक्ट पता करने के लिए बेटा हमें सबसे पहले पता होना चाहिए उसका क्या बेटा, रेट लॉ। बिना रेट लॉ के आप कभी भी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का इफेक्ट, ठीक है ना, आप रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर नहीं बता सकते। और रेट लॉ इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट। तो अब आप लिखो बेटा रेट लॉ का आखिर मीनिंग क्या है, तो इसमें लिखना जल्दी से, है ना। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन हेडिंग डालो, और इसमें पहले चलो, है ना, इसमें पहले लिख लो, इट इज़ एन एक्सप्रेशन विच शोज dependency of rate of reaction, which shows dependency of rate of reaction on concentration of reactant. It is an expression which shows dependency of rate of reaction, है ना, on concentration of reactant. ठीक है, ठीक, मतलब अगर कोई हमारी रिएक्शन है बेटा ए गिव्स प्रोडक्ट टाइप की, है ना, ए गिव्स प्रोडक्ट टाइप की, तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन R इक्वल्स टू के ए की पावर m, इस तरह से लिखा जाता है। तो अगर हमारी कोई रिएक्शन है बेटा R कौन सी, ए गिव्स प्रोडक्ट, तो उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा जाता है R इक्वल्स टू के ए की पावर कितना आपका है, ठीक है ना। अब इन सब टर्म्स का हमें मीनिंग समझना है कि क्या है। इस एक्सप्रेशन को हम RLE बुलाते हैं बेटा, है ना, हवेली नहीं बोला बेटा, है ना, RLE बोला। RLE मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन को हम RLE बुलाते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन बुलाते हैं बेटा। ठीक है, अब इसमें R तो रेट है बेटा, ठीक है ना, ठीक। K जो है बेटा वो है रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, कुछ भी बोल सकते हो। नॉर्मली हम लोग इसे रेट कांस्टेंट ही बोलते हैं, ठीक है। आप लिखते जाना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। K इज नोन एज रेट कांस्टेंट, है ना, K इज नोन एज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। स्क्वायर ब्रैकेट A तो पता ही है बेटा हमारा क्या है, कंसंट्रेशन, और रही बात बेटा M की, M इज आवर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
है ना। उम्मीद करता हूँ पता तो होगा ही, सबको सुना हुआ होगा ऑर्डर क्या होता है, ठीक है ना। तो ये है हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस एक्सप्रेशन को रेट लॉ एक्सप्रेशन बोला जाता है बेटा, ठीक है। आगे आप नोट बना के लिखना कि RLE इज ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली, पहला पॉइंट लिखना, RLE इज ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली। रेट लॉ एक्सप्रेशन हमेशा आपको एक्सपेरिमेंटली ही मिलता है, फर्स्ट पॉइंट बेटा, RLE इज ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली बेटा। सेकंड पॉइंट, अभी मैंने रेट लॉ एक्सप्रेशन में यहाँ के राइट नाउ रिएक्टेंट दिखाया है बेटा, तो हमसे पूछ सकता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या क्या आ सकते हैं बेटा। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट भी आ सकता है बेटा, प्रोडक्ट भी आ सकता है, कैटालिस्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये लिखना है बेटा कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंटेन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एज वेल एज कैटालिस्ट। हाँ, ज़्यादातर जो हमारे सिलेबस में रिएक्शंस आपको मिलेंगे बेटा, ठीक है ना, वो उनमें रिएक्टेंट ही रहता है। बट आने को अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे तो रिएक्टेंट भी आ सकता है, प्रोडक्ट भी आ सकता है बेटा, कैटालिस्ट भी, तीनों चीज़ें आ सकती हैं। लिख लेना है ना कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट है। रेट लॉ एक्सप्रेशन RLE शॉर्टकट में लिखना, कंटेंट्स है ना, मे कंटेन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, नॉर्मली कंटेंट्स रिएक्टेंट ऐसा लिख लो, बट मे कंटेन प्रोडक्ट एज वेल एज कैटालिस्ट, ठीक है। चलिए, और उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखना बेटा, इट will not contain reaction intermediate। रेट लॉ एक्सप्रेशन में बेटा कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट शामिल नहीं हो सकते। इट डज नॉट कंटेन क्या आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट, रेट लॉ एक्सप्रेशन में कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं आ सकते हैं। इट डज नॉट कंटेन रिएक्शन इंटरमीडिएट, रेट लॉ एक्सप्रेशन में कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं आ सकते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटली आपको निकालना है बेटा, मतलब या तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा या क्वेश्चन में किसी डाटा से आपको खुद निकालना पड़ेगा बेटा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है ना, दूसरी चीज़ क्या है बेटा, दूसरी चीज़ है हमारा कि इसमें रिएक्टेंट भी आ सकते हैं, प्रोडक्ट भी आ सकते हैं, कैटालिस्ट भी आ सकते हैं, इसमें कभी भी इंटरमीडिएट नहीं आ सकता है, ठीक है। तो M को हम बोलते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और K को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब ठीक है, K के बारे में थोड़ी सी मैं बात कर लूँ बेटा, K के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। सबसे पहले चलो है ना, इसकी बजाय अपन ऐसे कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट, है ना, और फिर हम ऑर्डर की भी बात करते हैं। आप हेडिंग डालो बेटा, डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट। ये अच्छा थोड़ा सा तो देखो है ना, मेरी स्टाइल पढ़ाने की थोड़ी सी अलग है बेटा। डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट, ठीक है। पहला पॉइंट तो बेटा डेफिनेशन, रेट की डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन पूछे बेटा, ठीक है। तो आप सभी को पता है बेटा, किसी भी कांस्टेंट की डेफिनेशन देने के लिए हम उसमें आने वाली सभी टर्म्स को क्या करते हैं बेटा, कांस्टेंट। तो अगर मैं यहाँ पर एक मतलब कांस्टेंट मतलब 1 कर देते हैं, तो अगर मैंने कंसंट्रेशन ऑफ A को 1 कर दिया, अभी मैं इसी रिएक्शन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो अब अगर मैंने इसे 1 कर दिया बेटा, तो 1 की पावर m कुछ भी हो, m कुछ भी हो, अभी मैं m पर भी आ रहा हूँ, m कुछ भी हो बेटा, r हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, k के। r हमेशा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, k के। इसीलिए हमारा क्या है, इसीलिए हमारा क्या है बेटा, डेफिनेशन जो दी जाती है इसकी वो लिखो जल्दी से कि रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन concentration of each substance appearing in rate law expression becomes unity। ये चैप्टर थ्योरेटिकली भी इम्पॉर्टेंट है बेटा, है ना, क्योंकि थ्योरेटिकली चीज़ें अगर हमें क्लियर नहीं होंगी तो गड़बड़ हो सकती है ना। तो रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज क्या, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस अपीयरिंग इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज यूनिटी। सेकेंड चीज़ बेटा, रेट चेंजेस विथ किसके साथ, कंसंट्रेशन का चेंज होती है, आपको पूरा लिखना है ना, ये कंसंट्रेशन के साथ चेंज हो रही है बेटा, और ये इंडिपेंडेंट है। रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, ये तो कांस्टेंट है बेटा। थर्ड, रेट आल्सो चेंजेस विथ किसके साथ बेटा, टाइम। रेट आल्सो चेंजेस विथ टाइम, एक्चुअली टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज हो रहा तभी तो रेट चेंज हो रही, बट ये इंडिपेंडेंट है बेटा, है ना। अब इसमें जरूर एक एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्ट कौन से ऑर्डर की रिएक्शन बेटा, जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, है ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर ऑर्डर जीरो हो गया तो R इक्वल टू K हो जाएगा। जीरो ऑर्डर के लिए
आर के बराबर है, रेट हमेशा क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट, मतलब न तो वो टाइम के साथ चेंज होगी न कंसंट्रेशन, ठीक है। बट रेट कांस्टेंट दोनों से इंडिपेंडेंट है बेटा, बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट। फोर्थ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि उससे हमें ऑर्डर निकालने की एक मेथड पता पड़ जाती है, और वो है कि रेट की यूनिट हमें पता है मोलर पर टाइम या एटीएम पर टाइम, जबकि यूनिट ऑफ के इज़ नॉट फिक्स्ड, यूनिट ऑफ के इज़ नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं है बेटा, एंड डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। यूनिट ऑफ के इज नॉट फिक्स्ड एंड डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। के की यूनिट फिक्स नहीं है बेटा, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, और यही हमारा पहला तरीका होता है किससे निकालने का बेटा, किसको निकालने का, ऑर्डर का, क्योंकि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, अभी डेफिनेशन लिखा रहा हूँ। तो हमारा अगला हेडिंग ये यूनिट ऑफ के। अब कैसे निकालोगे यूनिट ऑफ के, ऊपर से ही अगर मैं लिखूं बेटा तो आई कैन राइट के इक्वल्स टू व्हाट, आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एम, लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो अगर मुझे यूनिट ऑफ के लिखना है बेटा तो इट इज इनडायरेक्टली, ऊपर तो आ गई यूनिट ऑफ क्या बेटा, रेट, ठीक है, और नीचे क्या आ गया बेटा, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की पावर एम। एम को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं बेटा, ये डेफिनेशन मतलब यूनिट लिखा दो, फिर इसके बारे में भी थोड़ी सी कहानी बता रहा हूँ। अब यहाँ से देख लीजिए, अब रेट की यूनिट क्या होती है, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, है ना। रेट की यूनिट क्या होती है बेटा, मोलर पर टाइम, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोलर की पावर एम। तो हमारे लिए फाइनल यूनिट क्या हो गई के की, मोलर की पावर 1 माइनस एम टाइम इनवर्स, है ना। फाइनल यूनिट क्या हो गई, मोलर की पावर 1 माइनस एम टाइम इनवर्स। और ये आपके लिए एक मेथड है बेटा किसको निकालने के लिए, ये आपकी एक मेथड है। बाय यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वी कैन डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा ऑर्डर, क्योंकि बिना ऑर्डर के आप इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और ऑर्डर या तो क्वेश्चन में गिवन होगी बेटा या आपको खुद निकालनी पड़ेगी। ऑर्डर या तो क्वेश्चन में गिवन होगी बेटा या आपको खुद निकालनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो अब जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ, पहला क्वेश्चन मान लीजिए कि m इक्वल टू 0 है, मतलब 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, तो उसका अगर यूनिट ऑफ k बोले तो आप बोलोगे मोलर पर टाइम। तो इसका उल्टा भी हो सकता है बेटा कि अगर मैं आपको किसी रिएक्शन में k की यूनिट मोलर पर, किसी क्वेश्चन में मैं आपको k की यूनिट मोलर पर टाइम दे रहा हूँ और पूछूं कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, 0, ठीक है ना। अगर मेरी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है बेटा, अगर मेरी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है तो k की यूनिट टाइम इनवर्स रहेगी। और इसे भी बहाने से वो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है कि किस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, किस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट में कंसंट्रेशन की टर्म नहीं होगी, तो वो केवल फर्स्ट ऑर्डर है बेटा। और m इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे लिए जो हम आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में करेंगे बेटा, हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट ऑर्डर के 0, फर्स्ट और सेकेंड ही है बेटा। तब हमारे लिए k की यूनिट m को 2 रखोगे तो मोलर की पावर -1 टाइम इनवर्स। इससे वो आपको परेशान करने के लिए, मोलर की पावर -1 है ना, मोलर है मोल पर लीटर, तो आपको परेशान करने के लिए लीटर पर मोल भी दे सकता है, ठीक है ना, इन्वर्स में, तो इसलिए उससे बचना। ये 3 तो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं बेटा, ठीक है ना, ये तो खुद भी निकाल सकते हो। हाँ, ये जरूर याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा बेटा, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन है ना, अब देखो उल्टे टाइप के क्वेश्चन ये हो सकते हैं और होंगे भी बेटा, आपको मिलेंगे भी, मेंस वेंस में आ भी सकते हैं ट्रू फॉल्स के फॉर्म में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन बस कि के की यूनिट दी हुई है और बोले ऑर्डर बताओ, बट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स में एक क्वेश्चन में दे दे कि फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन अगर के की वैल्यू 0.03 है ना, 0.03 मोलर की पावर -1/2 सेकेंड इनवर्स है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हमें केवल कंपेयर करना है बेटा, 1 माइनस एम की पावर -1/2 है, ये तभी पॉसिबल है जब m की वैल्यू कितनी हो जाए बेटा, 3/2, ठीक है, जब m की वैल्यू कितनी हो जाए बेटा, 3/2। आई मेरी बात समझ में, तो हमारे लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई, 3/2, है ना। अब यही मुझे बताना था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बेटा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी
it can be positive, negative, zero or fractional, and it has nothing to do with stoichiometric coefficient। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और उसमें लिखना बेटा क्या, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट तो यही है, मतलब पहले तो डेफिनेशन लिख लो बेटा, है ना, डेफिनेशन सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट लिखे बेटा ऑर्डर, नेक्स्ट लिखे ऑर्डर, और सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन। तो ऑर्डर की डेफिनेशन है बेटा, है ना, सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स, सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स अपीयरिंग इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, है ना, सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स अपीयरिंग इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। sum of power of all concentration terms appearing in rate law expression is known as order of reaction। ठीक है ना, पहले मैं बस डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ बेटा। सेकंड पॉइंट, ये तो डेफिनेशन है और याद रखना जरूरी है क्योंकि जेई में पूछी गई है। सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स अपीयरिंग इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज नोन एज क्या बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड पॉइंट लिखना बेटा, ठीक है, ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। सेकेंड पॉइंट है ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। ऑर्डर आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट बेटा, ठीक है ना, इट हैज नथिंग टू डू विथ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना, इट हैज नथिंग टू डू विथ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ब्रैकेट में लिखना है बेटा, एक्सेप्ट फॉर सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना। इट हैज नथिंग टू डू विथ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ब्रैकेट में एक्सेप्ट फॉर सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन। सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन को छोड़कर ऑर्डर को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं होता है बेटा। और रिएक्शन सिंपल है कि नहीं है ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो ही आप बोल सकते हो, अदरवाइज हम नहीं बोल सकते हैं कि रिएक्शन सिंपल है कि नहीं। ठीक है, ये इतनी कहानी ध्यान रखना है। मतलब और चौथा पॉइंट भी लिखना है बेटा, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, it is in an experimental quantity, it should be either given in the problem or should be calculated in the problem। it is an experimental quantity, so it should be either given in the problem or should be calculated in the problem। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की, ऐसा मेंशन होगा बेटा, ठीक है। और नहीं मेंशन है तो पहले नहीं मेंशन है बेटा तो पहले आपको उस रिएक्शन में आपको ऑर्डर निकालनी ही पड़ेगी, पहले आपको उस रिएक्शन में आपकी ऑर्डर निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में क्लियर कट पता होना जरूरी है। ठीक है ना। अब इसका रोल क्या है देखो, और किस तरह से ऑर्डर से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी। मान लीजिए मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहला ए गैस प्रोडक्ट, तो अगर मैं बोल रहा हूँ इसका रेट लॉ है R = K A⁻², तो अब देख लीजिए बेटा कोफिशिएंट मैंने 1 दिया है, ठीक है ना, ठीक है, बट ये है 2। तो हम अगर मैं पूछूं इस रिएक्शन की ऑर्डर कितनी बेटा, तो आप बोलोगे इस रिएक्शन की ऑर्डर 2 है, ठीक है ना। अगर मैं आपको कोई रिएक्शन दे रहा हूं A + B गैस प्रोडक्ट और रेट लॉ एक्सप्रेशन मैंने आपको इसका दिया है R = K A⁻½ B⁻1, ठीक है, तो आप बोलोगे इस अगर मैं ऑर्डर पूछूं बेटा तो आप बोलोगे सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स अपीयरिंग इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन ½ + 1 3/2, ठीक है। बट अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, तो A के रिस्पेक्ट में आप ऑर्डर बोलोगे कितना बेटा 1/2, B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पूछूंगा 1, और केवल मैं ऑर्डर बोल रहा हूँ व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपको सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स बताना है। ठीक है, मान लीजिए है ना मेरी रिएक्शन A + B + C गैस प्रोडक्ट है और इसका R = K A⁻½ ऐसे क्वेश्चन अब डराने के लिए दे सकता है B⁻1/3 C⁻⁻1/4। अब बोले ऑर्डर कितनी बेटा, तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डर की तो कोई बात ही नहीं बेटा। हमारे लिए ऑर्डर बस 1/2 + 1/3 - 1/4, और कैलकुलेशन में भी समय बचाना है, जल्दी करना है, टाइम से वो नाम ही ½ - 1/4 को सीधे 1/4 + 1/3 लिखोगे बेटा तो आपका आंसर, ठीक है ना, 7/12 1/4 + 1/3, तो हम है ना 1/4 को लिख दिया हमने 3/12, इसको 4/12,
ठीक है, जल्दी करना है बेटा, ऐसे बच्चों जैसे नहीं करना। तो ऑर्डर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बेटा, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकती है। स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट से इसे कोई लेना देना नहीं है बेटा, ठीक है ना, पहली बात, ठीक है ना। उसके अलावा डेफिनेशन तो मैंने बताई दी, सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स को बोलते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, तो इसके लिए या तो रेट लॉ क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर आपको किसी तरह से इसे निकालना पड़ेगा। आई मेरी इतनी भी कहानी समझ में, ठीक है। चलिए, अब अगर हमें ऑर्डर पता हो तो हम कैसे करेंगे बेटा, है ना। मान लीजिए यही रिएक्शन फर्स्ट वाली, ए गिव्स प्रोडक्ट, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन है R इक्वल्स टू के ए की पावर 2। अब हमसे बोल रहा है बेटा कि हमने कंसंट्रेशन को डबल करा, है ना। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, ऐसे खूब क्वेश्चन पूछता है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। अगर आपने ए का कंसंट्रेशन डबल करा है बेटा, ठीक है ना। चलो, एक पहला क्वेश्चन में बच्चों जैसे बता दे रहा हूँ, तो R1 इक्वल्स टू के इंटू A1 स्क्वायर, है ना। मैंने मान लिया है कि इनिशियल कंसंट्रेशन A1 है, तब की रेट है R1। अब डबल करने का मतलब क्या बेटा, नई रेट है R2 इक्वल्स टू के, डबल करने का मतलब अभी आपके सामने लिख दिया बेटा कि रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन से चेंज नहीं होता है। तो अगर हमने कंसंट्रेशन चेंज करा है तो अभी रेट चेंज होगी, ठीक है ना। रेट कंसंट्रेशन से भी चेंज होती है बेटा, और के चेंज होने वजह से भी हो सकती है। अभी हम कंसंट्रेशन का इफेक्ट देख रहे हैं, बाद में जब हम टेम्परेचर और कैटालिस्ट पर आएंगे तब हम कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे और तब के चेंज होगा टेम्परेचर और कैटालिस्ट की वजह से। टेम्परेचर चेंज करने पर भी के चेंज होता है और कैटालिस्ट की वजह से भी के चेंज होता है, तब हम वो फैक्टर वहाँ देखेंगे। अभी हम के को कंसंट्रेशन के साथ के चेंज नहीं होता है, इसीलिए हमारे 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटालिस्ट। कंसंट्रेशन चेंज होने पर डायरेक्ट रेट चेंज हो रही है, और टेम्परेचर और कैटालिस्ट चेंज, टेम्परेचर चेंज करना या कैटालिस्ट को ऐड करने पर के चेंज होता है, और के चेंज हुआ तब भी रेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं अब इन दोनों इक्वेशंस को, आई होप इतना तो हर बच्चे को आता है, बट एटलीस्ट एक एक एग्जांपल तो मैं बताऊंगा। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ बेटा R2 बाय R1, तो यू कैन सी के कैंसल, 4A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर कैंसल, R2 बाय R1 इज 4। मतलब हम बोलेंगे रेट इंक्रीजेस बाय 4 टाइम, मतलब हम बोलेंगे रेट इंक्रीजेस बाय 4 टाइम। अब इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं बेटा, जेई में आ भी चुके हैं, आने के चांसेस भी हैं। तो क्या हम इतना ही बच्चों जैसा करेंगे इस काम को? नहीं, टाइम बचाना है। आपको क्या दिख रहा है बेटा, ठीक है ना, इसका शॉर्टकट क्या नजर आया है, R2 बाय R1 इज नथिंग बट, इसको भी चलो मैं 2 की पावर 2 लिखता हूँ ताकि आपको एक शॉर्टकट समझ में आ जाए। और वो शॉर्टकट है बेटा कि चेंज इन रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की पावर ऑर्डर। इसका ये शॉर्टकट फॉर्मूला है बेटा, ठीक है ना। आप देख लो सीधे सीधे, चेंज इन कंसंट्रेशन था 2, ऑर्डर थी 2, तो 2 की पावर 2, रेट, चेंज इन रेट आपकी 4 आई है। डायरेक्ट अब इस तरह का क्वेश्चन आता है बेटा, इसी फॉर्मूले से करोगे। अगर आप बच्चों जैसे करने गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको बहाने से बोल रहा हूँ कि एक रिएक्शन की ऑर्डर 1/2 है, और अब मैं पूछूं हमने कंसंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज करा है, बताओ चेंज इन रेट, तो आप सीधे बोलोगे बेटा 4 की पावर 1/2, आप बोलोगे रेट इंक्रीजेज बाय 2 टाइम, है ना। अब इससे मैं उल्टा भी करवा सकता हूँ बेटा। उल्टा क्या, अगर मैं बोल रहा हूँ कंसंट्रेशन हमने 3 टाइम्स बढ़ाया है और रेट जो है वो 9 टाइम्स बढ़ी है, तो बताओ ऑर्डर कितनी, तो ठीक है ना, 9 इज चेंज इन रेट इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन बेटा 3 की पावर ऑर्डर n मान लेते हैं, तो यहाँ से आप n कितना बोलोगे बेटा 2। आई मेरी बात समझ में। तो आपको ऑर्डर निकालने की 2 मेथड तो अभी पता पड़ गई है। पहली मेथड है बेटा, अगर हमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट गिवन है तो भी हमें ऑर्डर पता है, और अगर हमें कंसंट्रेशन चेंज का इफेक्ट रेट पर दिया गया है तो भी मुझे मेरी रिएक्शन की ऑर्डर पता है। तो ये 2 मेथड आपको यहाँ से पता होना जरूरी है बेटा, किसकी, ऑर्डर की, क्योंकि ऑर्डर या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगी या फिर क्वेश्चन में आपको ऑर्डर क्या करनी पड़ेगी बेटा, खुद निकालनी पड़ेगी। तो या तो क्वेश्चन में ऑर्डर खुद गिवन होगी बेटा या निकालनी पड़ेगी। निकालने के 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब तीसरा तरीका भी आते हैं, उसके लिए आप लिखो बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, है ना, मतलब ऑर्डर का सिग्निफिकेंस आ गया समझ में आपको। ऑर्डर खूब इंपॉर्टेंट चीज है बेटा आपके लिए। नहीं, चलो टाइप्स ऑफ रिएक्शन से पहले एक चीज और बता दूं, फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन बता के हम वाइंड अप करेंगे सेशन को, है ना। तीसरी मेथड ऑर्डर को निकालने की और बता दो।
अब ये जो क्वेश्चन अभी हमने करा है बेटा, ये ओरली करा है, इसको वो टेबल के फॉर्म में दे सकता है। टेबल के फॉर्म में उसने दे दिया ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन और ए का इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, बी का इनिशियल कंसंट्रेशन बी नॉट, इनिशियल रेट आर नॉट उसने बोला है। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एक्सपेरिमेंट नंबर है ना। जब हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कराया, ए का कंसंट्रेशन हमने 0.2 लिया, बी का 0.3 और तब हमने हमारी रिएक्शन की रेट देखी तो वो 5 × 10⁻²। ठीक है। अब जब हमने ए का कंसंट्रेशन 0.4 करा, बी का 0.3 ही रखा, तब हमने देखा रेट तो 0.1 होगी। ठीक है। तीसरे एक्सपेरिमेंट में बेटा उसने बोला है कि जब हमने ए का कंसंट्रेशन 0.2 लिया और बी का अब हमने 0.9 करा, ठीक है ना, तब हमने देखा कि रेट जो है वो 0.15 हो गई। अब बोल रहा है कि बताओ ऑर्डर। ठीक है, आप बोल रहा है आपसे आपकी रिएक्शन की ऑर्डर बताओ, ए के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं बेटा? पहला क्वेश्चन राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, दूसरा ऑर्डर बताओ विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, है ना। ऑब्वियसली दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही है, क्योंकि अगर मुझे आरएलई पता पड़ गया तो ऑर्डर पता पड़ ही जाएगी, बट तब भी लिख दिया मैंने। तीसरा क्वेश्चन बेटा आ सकता है आपसे कि के की यूनिट और रेट वैल्यू, यूनिट एंड वैल्यू ऑफ के, यूनिट एंड वैल्यू ऑफ किसकी बेटा? के। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। चौथा पार्ट बहाने से ये बोल सकता है कि वॉल्यूम अगर हमने डबल कर दिया तो रेट के ऊपर, मतलब किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन बेटा, सबका लॉजिक एक ही है जो अभी हमने सीखा है, बस इससे आरएलई कैसे निकालेंगे ये मुझे समझना है। ठीक है। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ बेटा कि हम जेई की तैयारी कर रहे हैं और थोड़ा फास्ट रिवीजन करना है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि हमें, ठीक है ना, बच्चों वाली अप्रोच तो पता होगी बेटा कि हम मानते हैं इस तरह के क्वेश्चन में ना। सबसे पहले तो इस मेथड का नाम क्या होता है बेटा? इस मेथड को बोला जाता है इनिशियल रेट मेथड। दिस मेथड इज नोन एज इनिशियल रेट मेथड। इस तरह से टेबल बना के देने वाले क्वेश्चन जो मैंने भी आपको अभी जो प्रैक्टिस सेशन हम करेंगे बेटा उसमें डाले हैं, जेई में आए भी हैं बेटा और आगे भी आने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है। और बच्चा इनमें समय खोटी करता है, वो मैं समय आपको बचाने की कोई ट्रिक बता रहा हूँ। तो बच्चा पहले क्या करता है बेटा, जो तरीका है एक्चुअल तरीका बोर्ड वाला है ना, बट हमें बोर्ड पे तो नहीं बेटा, हम तो जेई की तैयारी करें ना, वो है ना R = K A⁴X B⁴Y मानो, फिर हर एक्सपेरिमेंट को। अब ये मीनिंग क्या है, पहले तो कई बच्चों को मीनिंग नहीं समझ में आता है बेटा, वो मीनिंग बता दूँ। 3 अलग अलग स्टूडेंट है, आप ऐसे समझ लो। पहले स्टूडेंट ने ए का कंसंट्रेशन इनिशियल 0.2 लिया, बी ने 0.3 लिया, उसे ये रेट मिली। दूसरा स्टूडेंट गया बेटा, उसने भी एक्सपेरिमेंट चालू कराया, ठीक है ना, 0.4 0.3 और रिएक्शन भी गिवन होगी। मान लीजिए रिएक्शन है हमारा A + B गिव्स प्रोडक्ट, है ना। पूरा जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होगा, फॉर द रिएक्शन A + B गिव्स प्रोडक्ट फॉलोइंग इनिशियल रेट डाटा इज गिवन, ये गिवन होगा, फिर ये पार्ट पूछ रहा। ठीक है। ठीक। तो दूसरा स्टूडेंट गया बेटा, उसने ए का इनिशियल कंसंट्रेशन 0.4 लिया, बी का 0.3 और तब उसे रेट मिली 0.1। फिर तीसरा स्टूडेंट गया बेटा, उसे 0.2 0.9 और 0.15। ठीक है ना। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये मोलर में है बेटा, ये मोलर में है और ये मोलर पर सेकंड में है ना, यूनिट के लिए हमें ज़रूरत थी, तो इस तरह से पूरा टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। अब जो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है वो है कि ये हमने माना, एक एक एक्सपेरिमेंट का डाटा पुट करा बेटा 3 बार, ठीक है ना। आप देख लो 3 चीज़ें अननोन है बेटा, x, y और r। व्हाट इज x? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a। व्हाट इज y? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b और k। अब 3 चीज़ें गिवन है बेटा, एक्सपेरिमेंट पुट करो, डिवाइड करो, बट इतना समय अगर आपने एग्जाम में कोटी करा बेटा तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे, ध्यान देना, ठीक है ना। अब आप मेरी शरण में आए हो तो मेरी अप्रोच सुनो। मेरी अप्रोच है बेटा, सबसे पहले तो पहला काम हमेशा, है ना, पहला काम हमेशा क्वेश्चन में सरसरी निगाह से, ये जो मैंने 0.05 लिख के दिया था बहाने से, आप 0.5 × 10⁻⁵, इसे 0.05 करो। मतलब सबसे पहले पावर सेम कर लिया करो बेटा, या तो इनको बदल दो पावर्स में या उसको 0.05 लिखो, ताकि हमारा ये क्वेश्चन अगर 1 मिनट से ज़्यादा समय ले गया तो फिर टाइम सेव करने का नाम ही नहीं बेटा, टाइम सेवर कोर्स ही नहीं हुआ। ये क्वेश्चन ओरली होते हैं। जो मैंने यहाँ बोला बेटा
कि कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ाया, रेट 9 टाइम्स बढ़ी, तो ऑर्डर बताओ। आपने तुरंत बोल दिया 2, क्योंकि आपने बस इसमें पुट करा। वही कहानी यहाँ भी करनी है बेटा। देख लो फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट को देखो। बी का कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है, ए का कंसंट्रेशन 0.2 से 0.4 मतलब 2 टाइम्स बढ़ा है। अब ये इतना फास्ट हमें आना चाहिए बेटा। इधर 0.05 से 0.10, और जिनको नहीं आता है वो डिवाइड करके देख लो। 0.4 बाय 0.2 2 हुआ, मतलब 2 टाइम्स बढ़ा है। ये तो सेम ही रहेगा, 0.3 बाय 0.3 मतलब 1, मतलब नो चेंज। 0.10 अपॉन 0.05 2 है ना। 2 टाइम्स कंसंट्रेशन बढ़ने पर रेट 2 टाइम्स बढ़ी है बेटा, मतलब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो गई 1। 2 टाइम्स कंसंट्रेशन चेंज होने पर रेट 2 टाइम्स बढ़ी है, मतलब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो गई कितनी बेटा 1, ठीक है ना। अब आ जाओ फर्स्ट और थर्ड पर। देगा हमेशा ऐसे ही डाटा। अब फर्स्ट और थर्ड में देखो बेटा ए कांस्टेंट है, बी को देखूं 0.3 से 0.9 3 टाइम्स चेंज हुआ है, और रेट को देखूं बेटा 0.05 से 0.15 है ना। चेंज का मतलब मैंने बोल दिया है, डिवाइड करके देख लो अगर किसी को ज़्यादा जल्दी मतलब कन्फ्यूज़न है तो ये हो गया 3 टाइम्स चेंज होने पर आपकी रेट भी 3 टाइम्स ही चेंज हुई है। तो वापस अगर यहाँ पुट करूँ चेंज इन रेट इज़ 3, चेंज इन कंसंट्रेशन इज़ 3, तो यहाँ से ऑर्डर मतलब y की वैल्यू भी 1। तो हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया बेटा। ए के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1, बी के रिस्पेक्ट में भी 1। RLE बोलूँगा तो R इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू बी, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर यूनिट और वैल्यू ऑफ K कैसे निकालें। किसी एक एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज पुट करो बेटा। मान लो मैं फर्स्ट की पुट कर रहा हूँ, तो 0.05 इक्वल्स टू K, कंसंट्रेशन ऑफ A की जगह 0.2, B की कंसंट्रेशन की जगह 0.3 है ना। ये डेसिमल तो दोनों हट गए बेटा, तो हमारे लिए यहाँ से K की वैल्यू हो गई कितना बेटा 5/6, ठीक है। और ओवरऑल ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी बेटा, ओवरऑल ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की है। और अगर ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की है, ओवरऑल अगर ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की है बेटा, अगर ओवरऑल ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है ना। तो हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, जो अभी जनरल फॉर्मूला लिखा था, मोलर की पावर 1 माइनस m, मोलर पावर -1, और टाइम किस में दिया है बेटा सेकेंड में, ठीक है। अब वॉल्यूम डबल करने पर वो बोल रहा है क्या इफेक्ट होगा। अगर आपने वॉल्यूम डबल करा है तो वॉल्यूम डबल करने का मतलब बेटा कंसंट्रेशन आधा होना, ठीक है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम डबल करने का मतलब कंसंट्रेशन का आधा होना, ठीक है ना। वॉल्यूम डबल होने का मतलब कंसंट्रेशन का आधा होना, ठीक है। वॉल्यूम डबल होने का मतलब कंसंट्रेशन का आधा होना, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कंसंट्रेशन आधा होने का मतलब क्या हो गया, ए का भी हाफ हुआ, बी का भी हाफ हुआ, तो हाफ इंटू हाफ हम बोलेंगे रेट डिक्रीजेज बाय 4 टाइम्स। अगर एक से ज़्यादा है ना, किसी क्वेश्चन में बहाने से बोल देना, जैसे एक, आई होप ये क्लियर हो गया हो बेटा। तो अब मैं एक एग्जांपल और बता रहा हूँ। मान लीजिए हमारा रेट ला एक्सप्रेशन है के ए की पावर हाफ और बी की पावर 2, और अब हमसे बोल रहा है कि हमने ए का कंसंट्रेशन तो 4 टाइम्स बढ़ाया है, बी का कंसंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ाया है, बताओ रेट में क्या इफेक्ट होगा। तो अगर वो बेटा एक साथ मोर देन 1 को चेंज कर रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले ए का अलग निकालो। ए का कैसे निकालोगे, 4 की पावर हाफ, सही है, 4 की पावर हाफ से ए का निकालोगे। बी का कैसे निकालोगे, 2 की पावर 2, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए और उसकी पावर ए के रिस्पेक्ट में हाफ है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी और उसकी पावर 2, तो 4 की पावर हाफ इज 2, और इधर 4 हम बोलेंगे रेट इंक्रीजेज बाय कितने टाइम्स बेटा, 8 टाइम। तो वो जरूरी नहीं बेटा कि एक एक करके ही चेंज करे, वो एक से ज़्यादा भी चेंज कर सकता है। और अगर वो एक से ज़्यादा चेंज कर रहा है तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक की भी कहानी आ गई सभी को समझ में, ठीक है। ठीक, चलिए अब लिखते हैं बेटा। तो आपको अब तक ऑर्डर निकालने की कितनी मेथड्स पता पड़ गई बेटा, तो हमें अभी तक ऑर्डर निकालने की ओवरऑल 3 मेथड्स पता पड़ चुकी हैं। हमें अभी तक ऑर्डर निकालने की ओवरऑल 3 मेथड्स, पहली कौन सी बेटा, अगर हमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट दे दी जाए। दूसरी, अगर हमें कंसंट्रेशन चेंज का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन में दे दे तो भी मैं ऑर्डर निकाल सकता हूँ। तीसरी, इनिशियल रेट मेथड, बाकी ये इसी का पार्ट है बेटा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये इसी का पार्ट है, ठीक है ना। तो बट बोलने के लिए ठीक है हम इनिशियल रेट मेथड अलग से बोलते हैं बेटा। अब चौथी मेथड की बात करें हम, है ना। चौथी मेथड को समझने के लिए हम पहले समझेंगे टाइप्स ऑफ किसको बेटा, रिएक्शन। तो आप हेडिंग डालो हमारा टाइप्स ऑफ क्या बेटा, रिएक्शन, ठीक है बेटा। चलिए, तो अब है हमारा
टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये भी एक अच्छी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है बट सिंपल ही है, तो इसमें जल्दी से लिखो। पहला है केस 1 ऑन द बेसिस ऑफ रेट। केस 1 है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रेट, रेट के बेसिस पर। अब ये वापस देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वैसे तो है ना टाइम सेवर कोर्स के हिसाब से बात करूँ ना बेटा, तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें तो पढ़ाई भी नहीं आपको, बट मेरे कोर्स में आपको मैं कराऊंगा तो एक एक चीज़ बेटा, एक एक चीज़, मतलब मेरा मन ही नहीं मानता यार कि ये चीज़ नहीं बताई। आपको फील भी हो रहा होगा कि मैं रेट में ही इतना टाइम ले गया और एक एक चीज़ों में, तो दिल से मैं पढ़ा रहा हूँ, अप्रिशिएट कर रहा हूँ। आप भी ज़रूर इसे है ना, मतलब पढ़ा रहा हूँ, अप्रिशिएट आपको करना है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा बेटा, अच्छा लगता है। टीचर को भी उसकी मेहनत अगर रंग लाती है, क्योंकि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ गारंटेड है कि जेई में आपकी यही चीज़ें आने वाली। ठीक, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केस 1 है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ऑन द बेसिस ऑफ रेट। ठीक है, तो अब इतना कोई ज़रूरी नहीं बेटा, बट हाँ पता ज़रूर होना चाहिए। रेट के बेसिस पर हमारी रिएक्शन 3 कैटेगरी के बेटा, वेरी फास्ट, सुनना तो सभी चीज़ें हैं, वेरी स्लो और मॉडरेट। थर्ड वन इज मॉडरेट। ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शन मतलब, ठीक है ना, इतनी जो रिएक्शन है ना, वेरी फास्ट रिएक्शन मतलब जो पलक झपकते ही कंप्लीट हो जाए ना। रिएक्शंस विच रिक्वायर्स नेग्लिजिबल टाइम फॉर देयर कंप्लीशन, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगते हैं बेटा इन्हें कंप्लीट होने में। और जनरली आयोनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। क्यों होंगे आयोनिक रिएक्शंस वेरी फास्ट? क्योंकि आयोनिक रिएक्शंस में केवल एक्सचेंज ऑफ क्या होता है बेटा, आयंस। जैसे NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, तो ऑलरेडी उसमें NaCl Na+ और Cl- के फॉर्म में, अब उसमें हमने अगर AgNO3 को डाल दिया तो वो भी Ag+ और NO3 के फॉर्म में, और जैसे ही मिलाया धड़ से आयन एक्सचेंज हुए, हमें वाइट प्रेसिपिटेट AgCl का मिल जाता है ना। वेरी स्लो रिएक्शन, इसमें लिख लेना बेटा, रिएक्शन रिक्वायर्स लार्ज टाइम फॉर देयर कंप्लीशन, है ना। रिएक्शन विच रिक्वायर्स वेरी लार्ज टाइम फॉर देयर कंप्लीशन, जनरली जिनमें ईयर्स तक लग जाए बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे इजी जो समझ में आ जाएगा वो है रस्टिंग ऑफ क्या बेटा, आयरन। ठीक है ना, आयरन को जंग लगने में, एक नया आर्टिकल लाओ आप देखोगे उसको जंग लगने में काफ़ी टाइम लगता है बेटा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन ये इज एन एग्जांपल ऑफ वेरी स्लो, है ना। आयनिक रिएक्शन सर एन एग्जांपल ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। अब न अगर ये रिएक्शन इतनी फास्ट हो रही है बेटा, पलक झपकते ही कंप्लीट हो जा रही है, तो हम इनकी रेट को नहीं निकाल सकते। हाँ, बाद में जब आप हायर लेवल केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ निकाल सकते हैं बेटा। रस्टिंग ऑफ आयरन सालों लग जा रहे हैं बेटा, हमें तो 3 महीने 3.5 महीने बाद जेई देना है, तो हमारे लिए ना ये इंपॉर्टेंट है ना ये, है ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा मॉडरेट रिएक्शन है। तो मॉडरेट रिएक्शन लिखना, रिएक्शन विच रिक्वायर्स फाइनाइट टाइम फॉर देयर कंप्लीशन, रिएक्शन विच रिक्वायर्स फाइनाइट टाइम फॉर देयर कंप्लीशन। और ये होती है बेटा मोलिकुलर रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, मोलिकुलर रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट मॉडरेट रेट, है ना। लाइक कौन सी, जैसे हैबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन, तो ये मोलिकुलर रिएक्शन है बेटा। और ये मॉडरेट रेट से क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है बेटा कि ना रिएक्टेंट साइड में पहले बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे, और फिर प्रोडक्ट साइड में नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, और बॉन्ड को टूटने और बनने में कुछ टाइम लगता है। तो जस्ट कभी ऑब्जेक्टिव्स में ट्रू फॉल्स में कुछ क्वेश्चन में आ जाए तो हमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन पता होना चाहिए। राइट नाउ वी विल डिस्कस ओनली मॉडरेट, ठीक है ना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा केस 2, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। नंबर ऑफ स्टेप्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन, और नंबर ऑफ स्टेप्स के बेसिस पर हम हमारी रिएक्शन को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। पहली है बेटा आपका सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये चौथा तरीका है आपको ऑर्डर निकालने का। तो आप पॉइंट वाइज लिखना बेटा। पहला पॉइंट है ना, पहला पॉइंट है सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन की डेफिनेशन, रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड इन ए सिंगल स्टेप, है ना। रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड इन ए सिंगल स्टेप, ऐसी रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है उन्हें हम सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। सेकेंड, दिस रिएक्शन डज नॉट हैव एनी रिएक्शन मैकेनिज्म, नो रिएक्शन मैकेनिज्म, दिस रिएक्शन डज नॉट हैव एनी रिएक्शन मैकेनिज्म, इन रिएक्शंस का कोई रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं होता है। थर्ड, क्योंकि प्रॉपर्टीज में कुछ भी बोल सकता है ना। थर्ड बेटा क्या बोला था, थर्ड, दिस रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व रिएक्शन इंटरमीडिएट, है ना, नो बाद में लिख दिया मैंने। दिस रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी रिएक्शन इंटरमीडिएट, इनमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता है बेटा,
फोर्थ, ठीक है ना, फोर्थ, फॉर दिस रिएक्शन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी आर इक्वल। फॉर दिस रिएक्शंस ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी आर इक्वल। अब आप बोलोगे सर मोलिकुलरिटी क्या बोला है बेटा, अभी समझा रहा हूँ, पहले डिफरेंस लिख लें बस। फॉर दिस रिएक्शन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी आर इक्वल। फिफ्थ पॉइंट है ना, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट इज इक्वल टू इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है ना। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट इज इक्वल टू इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है ना। किसी भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगी बेटा वो उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होगी, ठीक है ना। और लास्ट और फाइनल पॉइंट बेटा, ठीक है ना, बिना थ्योरेटिकल कमांड के आप सवालों में भी कमांड नहीं कर पाओगे बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाएगी, है ना। लास्ट टू फाइनल पॉइंट है बेटा कि वेदर ए रिएक्शन इज सिंपल और नॉट शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन। हम देख के नहीं बता सकते बेटा, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो चीज़ लेबोरेटरी में डिसाइड हो रही है बेटा, ठीक है ना। वेदर रिएक्शन इज सिंपल और नॉट शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन, ध्यान देना, ठीक है। आई मेरी बात समझ में। तो अब ये 6 पॉइंट अगर आपको याद हैं, 7वां पॉइंट भी बेटा जिसकी बात हम ज़्यादा तो आगे करेंगे, बट यहाँ पे ग्राफ तो बना ही देता हूँ। इन रिएक्शंस का ग्राफ केवल एक सिंगल पहाड़ी का होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। सिंगल पहाड़ी आएगी, वाई एक्सिस पर होते हैं बेटा एनर्जी कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पर होते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। आप 8वां पॉइंट, 7वां पॉइंट ये भी बोल सकते हो, एक सिंगल पहाड़ी का ग्राफ आता है इनका, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल, अगर मुझसे बोल रहा है बेटा कि A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ये एक सिंपल रिएक्शन है, बोल दिया है, क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो मैं इसका रेट लॉ लिखूंगा R इक्वल्स टू के A की पावर 1 B की पावर 1, क्योंकि अगर उसने बोल दिया है बेटा ये सिंपल रिएक्शन है, तो सिंपल रिएक्शन में रेट लॉ लिखना मतलब हमें ऑर्डर निकालने की कौन सी मेथड पता पड़ गई बेटा, आज ही चौथी मेथड। हमें ऑर्डर निकालने की कौन सी मेथड पता पड़ चुकी है बेटा, चौथी मेथड हो गई। पहली यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, दूसरा कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल, तो ऑर्डर 1 जो फॉर्मूला बताया, तीसरी इनिशियल रेट मेथड, और चौथी अगर क्वेश्चन में ही दे दिया जाए कि रिएक्शन सिंपल है तो सिंपल रिएक्शन का रूल होता है बेटा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है ना। अगर मुझे रिएक्शन दे रहा है बेटा A प्लस 2B गिव्स प्रोडक्ट, और अब मुझसे बोले कि ये रिएक्शन सिंपल है, तो बताओ इसका रेट लॉ, तो R इक्वल्स टू के A की पावर 1 B की पावर 2, मतलब मैं बोलूँगा कि ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की हो गई बेटा, थर्ड ऑर्डर, है ना। मतलब मैं बोलूँगा कि ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की हो गई, थर्ड ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए उल्टा, है ना। उल्टा क्या मतलब, अगर हमसे बोल रहा है एक अच्छी चीज़ और बताऊँ बेटा, अगर हमसे बोल रहा है कि थर्ड एग्जाम्पल A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, अब हमसे बोल रहा है कि इस रिएक्शन का रेट लॉ R इक्वल्स टू के A की पावर 1 और B की पावर हाफ है। अब पूछे रिएक्शन सिंपल है कि नहीं है ना। सिंपल रिएक्शन का अपोजिट होता है बेटा, डेफिनेशन तो आज ही लिखेंगे अपन, सेकेंड लिख ही दे रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बाकी इनकी बात ज़्यादा डेप्थ में आगे होगी बेटा, आजकल नाम सुन लेंगे और थोड़ा सा डिफरेंस लिख लेंगे, है ना। हालांकि बस इनका सब कुछ उल्टा कर दोगे, बट ज़्यादा बात जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म को समझेंगे तब होगी, बाकी आज हम समझ लेंगे ज़रूर इसे भी। अब ये जो मैंने बोला है कि पूछ रहा है कि ये रिएक्शन सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, तो ये रिएक्शन पक्का कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो बेटा इसका B का ऑर्डर कितना हो गया बेटा 1/2, जबकि B का कोएफिशिएंट कितना है बेटा 1, मतलब दिस रिएक्शन कैन नॉट बी सिंपल। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक। फोर्थ मैं यहीं पर चेंज कर रहा हूँ, आप नया लिखना। अगर मैं यहाँ पर B का कोएफिशिएंट भी 1 दे दूँ, अब मैं पूछूँ ये रिएक्शन सिंपल है कि नहीं, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। चौथा आप नया बना के लिखना बेटा, मैंने तो वहीं चेंज कर। अगर मैं इसका B का कोएफिशिएंट भी 1 दे दूँ, अब मैं पूछूँ ये रिएक्शन सिंपल है कि नहीं, तो अभी भी आप बोल नहीं सकते बेटा, हमारा आंसर होगा दिस रिएक्शन मे बी सिंपल या मे बी कॉम्प्लेक्स, दोनों सही हैं। क्यों? ये वन वे स्टेटमेंट है बेटा, सिंपल दिया हुआ है तो हम रेट लॉ लिख सकते हैं, बट अगर रेट लॉ दिया है तो सिंपल है कि नहीं, नहीं बता सकते, क्योंकि हमें नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं पता है बेटा, है ना। हो सकता है ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही हो, ठीक है। अगर ये सिंगल स्टेप में हो रही है
तो हम बोल देंगे कि सिंपल है, बट अगर ये 2 स्टेप में हो रही हो तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अब हमें तो पता नहीं है बेटा, इसीलिए कन्वर्स स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ध्यान देना, ठीक है। चलिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जल्दी से लिखें बेटा। रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड इन मोर देन 1 स्टेप, मोर देन 1 स्टेप। सेकेंड, सब कुछ इनका उल्टा है बेटा, दिस रिएक्शन हैव रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है ना। थर्ड, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व रिएक्शन इंटरमीडिएट, इनमें रिएक्शन इंटरमीडिएट भी होगा बेटा, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट बेटा, ठीक है ना, फोर्थ पॉइंट क्या है कि अब फोर्थ पॉइंट अभी ज़्यादा नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है ना, बस फोर्थ पॉइंट अभी ग्राफ बताएंगे, क्योंकि इनकी ऑर्डर और मोलिकुलरिटी की बात अभी करना बेवकूफ़ी है, तब हम मैकेनिज्म में ही करेंगे। इनका जो ग्राफ होगा बेटा वो मिनिमम 2 पहाड़ियों वाला होगा, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो बस अभी हम 4 पॉइंट की बात करेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मोलिकुलरिटी की बात कर लें बेटा, क्योंकि एक टर्म और आ गई, ठीक है ना। ऑर्डर तो समझ गए, मोलिकुलरिटी है ना, मोलिकुलरिटी का मतलब लिखना बेटा, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स participated in a simple reaction, total number of reactant molecules participated in a simple reaction is known as molecularity of reaction। सबसे इजी डेफिनेशन तो ये है बेटा कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, इन ए सिंपल रिएक्शन, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटेड इन ए सिंपल रिएक्शन इज नोन एज मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब थोड़ा सा टफ बोले बेटा, है ना, तो थोड़ी सी टफ डेफिनेशन, कि ट्रू फॉल्स में टफ भी दे सकता है। टफ में बोलोगे तो ये बोलना पड़ेगा, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टुगेदर, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग टुगेदर टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग टुगेदर टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट इज नोन एज मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। आखिर कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, उस रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेट को बनाने के लिए ये सब टर्म्स थोड़ी आगे आएंगी बेटा, है ना, ट्रांजिशन स्टेट वाली, बट लिखना अभी है हमें, इज नोन एज मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब आगे लिखना है बेटा कि मोलिकुलरिटी इज ए थ्योरेटिकल क्वांटिटी, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी थी बेटा, ये है थ्योरेटिकल, क्योंकि ऐसे ही डिफरेंस पूछता है। मोलिकुलरिटी इज ए थ्योरेटिकल क्वांटिटी and it is always positive integer, and it is always positive integer। मोलिकुलरिटी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है बेटा, मतलब it cannot be नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल, ठीक है ना। ये ना नेगेटिव हो सकती है, ना जीरो हो सकती है, ना फ्रैक्शनल हो सकती है। मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी, क्योंकि अभी हमने बोला बेटा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो आपस में टकरा रहे हैं बेटा, वो है मोलिकुलरिटी। तो क्या आधा नेगेटिव मतलब है ही नहीं मोलिक्यूल तब भी टकरा रहा है ना, जीरो मतलब नहीं है तब भी टकरा रहा है ना, फ्रैक्शनल मतलब आधा मोलिक्यूल टकरा है। मोलिकुलरिटी कभी भी फ्रैक्शन, ये जो अभी हमने 1/2 लिखा था बेटा, उसका जवाब हम ऐसे भी दे सकते थे भैया कि मोलिकुलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, ठीक ना। तो अगर ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में डिफरेंस पूछे तो वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, थ्योरेटिकल। डेफिनेशन तो हो ही गया डिफरेंस। दूसरा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, जबकि वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता था, ये नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक। और ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलरिटी रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर या फिर ट्राईमोलिकुलर। ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलरिटी रिएक्शंस आर क्लासिफाइड एज यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर, ट्राईमोलिकुलर, ठीक है। बट यहीं पे लिखना, बट रिएक्शंस हैविंग मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 आर वेरी वेरी रेयर, ब्रैकेट में आप डाल सकते हो इम्पॉसिबल। रिएक्शंस हैविंग मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 आर वेरी वेरी रेयर, ब्रैकेट में डाल सकते हो बेटा इम्पॉसिबल, ठीक है ना। ग्रेटर देन 3 वाली रिएक्शंस जो होती हैं बेटा मोलिकुलरिटी, वो इम्पॉसिबल होती हैं, रेयर होती हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं मोलिकुलरिटी 2 वाले। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों, 2 से ज़्यादा है ना। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बेटा स्पेशल केस है, बच्चों के मन में डाउट आता है सर ये कैसे हो रही है, तो इसके लिए एक अलग से थ्योरी, लिंडरमैन थ्योरी, वो हमारे सिलेबस के बाहर है, ठीक है। बाई और ट्राई को मैं समझा सकता हूँ, टेट्रा को देखो। बाई मतलब भैया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को टकराना है ना, ये बाई है। ट्राई का मतलब बेटा ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स, और टेट्रा का मतलब ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स बेटा, 4, ठीक है। टेट्रा का मतलब ऐसे कितना मॉलिक्यूल बेटा, 4। अब हमें पता है बेटा कि सबसे
रोड में होने वाले एक्सीडेंट से इसको समझाया जाता है। सबसे कॉमन एक्सीडेंट ये है बेटा, 2 व्हीकल इस तरह से आपस में आके टकरा है ना। 3 व्हीकल के एक साथ एक जगह आके टकराने के चांसेस काफ़ी कम है बेटा, प्रोबेबिलिटी के लॉ से सोचो। और 4 के तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है बेटा, हो ही नहीं सकता। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस बाईमोलिकुलर होते हैं बेटा, इसलिए हम लोग ज़्यादातर बाईमोलिकुलर कोलिजन ही कंसीडर करते हैं। ये थोड़ा सा रेयर है और ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, आई मेरी बात समझ में बेटा। चलिए आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बेटा, प्रैक्टिस सेशन बेटा। मैंने आपको ठीक है ना, मैं डीपीपी के प्रिंटेड फॉर्म में पीडीएफ के फॉर्मेट में आपके साथ अटैच करवा रहा हूँ इस सेशन में, क्योंकि सेशन ऑलरेडी लेंदी हो गया है, तो कोई सेंस नहीं बेटा है ना क्वेश्चंस डिस्कस करने में, फिर हमें भी टाइम लग जाएगा। तो आज का ये पूरा आप सेशन ढंग से पहले सुन लीजिए, नोट्स बना लीजिए बेटा, एक बार एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ लीजिए। उसके बाद जो पीडीएफ फॉर्मेट में वो प्रैक्टिस सेशन मैंने अटैच करा है उसे सॉल्व कर ले, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम आते से ही पहले वो 20 क्वेश्चंस का है बेटा, उसे डिस्कस करेंगे इन 20-25 मिनट्स और आगे की थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। तो इस ट्रैक से ठीक है ना, और एक बार मेरे पास भी पीपीटी वगैरह का एक स्मार्ट बोर्ड आ जाए तो फिर आपका जैसे नॉर्मल सिस्टम चल रहा है तो मैं उसको भी फॉलो करूंगा। बट अदरवाइज तब तक ये पैटर्न भी अच्छा है बेटा कि हम 1.5 घंटा पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे पहले सेशन में, हर चैप्टर में यही हो जाएगा, और अगले सेशन से पीडीएफ के फॉर्मेट में आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे ही, आप करके आएंगे, मैं डिस्कस करते चलूंगा, इससे भी हमारा और अगला सेशन आपका तुरंत अगले दिन ही मिलना है, तो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन मेरा आज के सेशन का ये है बेटा, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन 1 में मैंने क्वेश्चन डाले हैं इसके ऊपर भी, कि मान लीजिए मेरी रिएक्शन है बेटा A + 2B gives प्रोडक्ट, A + 2B gives प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब हमसे बोल रहा है बेटा इसका जो RA है ना, वो है K1 × A × B, RA मतलब रेट ऑफ A का एक्सप्रेशन, और RB जो है बेटा वो है K2 × A × B। हमसे बोल रहा है K1 K2 में रिलेशन बताओ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है ना। तो देखिए ये तो RA RB है बेटा, हाँ है ना। अब अगर मैं R का एक्सप्रेशन लिखूँ बेटा, तो R पहले तो हम क्या लिख लें बेटा, RA क्या हो गया, RA और RB में यहाँ से क्या रिलेशन होगा, RA विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या बेटा RB, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी बेटा R, तो R इक्वल्स टू RA इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या बेटा RB, होगा कि नहीं होगा, R इक्वल्स टू RA इक्वल्स टू हाफ ऑफ RB। तो अगर आप बस यहाँ पुट कर दो RA की जगह K1 A × B इक्वल्स टू हाफ ऑफ K2 A × B, ठीक है, ये आपका कैंसिल, क्या रिलेशन आ गया बेटा, K2 इक्वल्स टू 2K1। आई मेरी बात समझे। अब अगर मैं चाहूँ तो रेट को भी लिख सकता था बेटा K × A × B, मैं रेट को भी लिख सकता था K × A × B, तो यहाँ से K इक्वल्स टू K1 इक्वल्स टू हाफ ऑफ K2। यहाँ पर मेरे को एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये समझानी है बेटा, जैसे ऑर्डर, आप बोलोगे सर ये कर क्या दिया, हमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, हो सकता मनी मन आप गाली दे रहे हो, सर अभी तक का तो हजम हो गया, ये तो बाउंसर गया। मैंने कुछ नहीं करा बेटा, जैसे ऑर्डर हम अलग अलग रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में अलग अलग बता रहे हैं कि A के रिस्पेक्ट में 1 है ना, यहाँ बोला था B के रिस्पेक्ट में 1, वैसे ही उनके रेट कॉन्स्टेंट भी अलग अलग होते हैं। दिस K1 इज नथिंग बट रेट कॉन्स्टेंट ऑफ A, आप इसे KA भी बोल सकते हो। आगे हमें नेक्स्ट सेशन में जब हम जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे बेटा तब ज़रूरत पड़ती है, और इनमें बच्चा गड़बड़ करता है बेटा। अगर आपने रेट B के टर्म्स में लिखी है तो ये रेट कांस्टेंट भी B का है, ठीक है ना। और अगर हमने रेट, ये जो मैंने R लिखी बेटा, ये रेट कांस्टेंट रिएक्शन का है, तो हमें रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ सब्सटेंस में रिलेशन पता होना चाहिए। और यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिल रही है बेटा, अगर कोई मैं जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ Ma + NB gives PC + QD ना, AB हमारे लिए रिएक्टेंट है, CD प्रोडक्ट है बेटा, MN और PC उनके कोफिशिएंट हैं। तो अगर इनका मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ बेटा, इनका अगर मैं KR दैट इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, KA KB KC KD के बीच में रिलेशन पूछूं आपसे, तो जनरल शिक्षा क्या मिली, KR इज KA/M इज इक्वल्स टू KB/N इक्वल्स टू KC/P इक्वल्स टू KD/Q। ये जनरल रिलेशन है बेटा, आगे बार बार काम आएगा और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, ये इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बेटा। अगर आपने रेट कांस्टेंट सही नहीं लिखा तो भी आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है। रेट कांस्टेंट सही नहीं लिखा है, ये जनरल रिलेशन है बेटा, ठीक है।
तो ये हमें याद रखना जरूरी, ठीक है ना। तो आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन बेटा, काफ़ी लेंदी हो गया है, ठीक है। मेरी तो आदत है बेटा, थोड़ा सा मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने में टाइम लगी जाता है मुझे, ठीक है। बट तब भी सब आप ही के भले के लिए करा है बेटा, आप ही का फ़ायदा होगा, ठीक है। फास्ट करा है भले, बट चीज़ें कवर हमने थोड़ी सी ज़्यादा ही करी हैं, एक एक चीज़, ताकि हमें आइडिया मिल जाए ना। और उतना फास्ट नहीं बेटा, इतना तो टाइम सेव करने के लिए इतनी स्पीड हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। तो अभी जो आपको मैंने एडवाइस दी है बेटा कि प्रैक्टिस सेशन 1 में आपको PDF के फॉर्म में अटैच कर रहा हूँ, 20 क्वेश्चन है उसमें, आप उसे सॉल्व करें। और नेक्स्ट सेशन में आते से पहले मैं वो, ठीक है ना, 20 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आई होप यू एंजॉयड टुडे सेशन, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।